एक ईमानदारी से बात पूछूं, जवाब दोगे? अगर इंडिया एयरलाइंस से कोई मुस्लिम खड़ा होता जैसे अबरानी हो जाता और सामने आपको यहाँ पर बोला जाता कि आप एमआईएम से खड़ा करो, तो फैयाज अहमद क्या करते? यामिनी जादव का कैसा हिंदू लेते और आपके मुसलमान। हल्के के? वो पहले बाइकल्ला से एमएलए रह चुके, कैसा लेते? यामिनी तो कभी ऐसा नहीं करी, वो मेरा तो भाई- पार्टी पे चल मेरा रही भाई- है। आपके कैलकुलेशन के हिसाब से कितने वोट चाहिए भी आपको बाइकल्ला से? कुछ तो कैलकुलेशन किए होंगे कि फैयाज अहमद के कहने से, खड़े रहने से जो है वो बीजेपी को फ़ायदा होगा, यामिनी को फ़ायदा होगा, मुसलमान वोट टर्ने के लिए खड़ा किया गया। इस इल्ज़ाम को कैसा लेता है? आपने एमवीए को, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को जिताने की बात कही थी, मेहनत की आपने। जब ये लोग वक्फ बिल के टाइम पे सब उठ गए थे एमपी, तब आपको लोगों ने नहीं पूछा कि फयाज तुमने तो कहा था इसको वोट दो, अभी तो हमारे वक्फ बिल के टाइम पे ही उठ गए, चले गए। डेवलपमेंट में कैसा है? मतलब फयाज भाई, अगर अभी एमआईएम और ये एकदम कम्युनल पार्टी की बात हो रही है, बाइकल्ला के डेवलपमेंट में फयाज अहमद के बारे में क्या है? उर्दू मरकज़ की जो पॉलिटिक्स थी उसके बारे में क्या कहना है? उर्दू मरकज़ के लिए यामिनी जादव ने असेंबली में आवाज़ उठाई थी। दिखावा है मेरा भाई। रईस लश्करिया जो है मुंबई प्रेसिडेंट है, फयाज अहमद के रिश्ते कैसे हैं उससे? एमआईएम में जो है एक अकबर भाई, असद भाई, अभी फिलहाल इम्तियाज़ भाई के सिवा जो लीडरशिप जो है, जो लोगों कार्यकर्ताओं को संभालना, तो लीडरशिप नहीं देखी जाती और ये बदनाम किया जाता है ऊपर से कि भाई हम 5 साल मेहनत करते हैं, वो आते हैं और बाद में उसको हटा देते हैं। मगर एक ऊपर तो बात ऐसी की थी असद भाई और अकबर भाई के पास कि फयाज ने 5 सालों में कुछ काम नहीं किया है, तो ये कौन पहुंचा सकता है? असद भाई या अकबर भाई, दोनों में से एक का नाम लीजिए जो आपको ज़्यादा पसंद। नहीं, मैं आपको बता दूं कि पहले ऐसा बताया गया था कि भाई फयाज भाई को टिकट का अनाउंस होएगा, बराबर है? जब ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू हुई, सब मौजूद था, हमारा तो लाइव था, उन्होंने आपको पद से हटा दिया। मैं हमेशा असद साहब से भी मैंने ये सवाल किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप जब बोलते हो कि भाई महाराष्ट्र की जो सीट है मुंबई अध्यक्ष, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो फिर आपने फयाज अहमद को हटा दिया और आपने वही जिम्मेदारी दे दिया लश्करिया को, और लश्करिया को भी आप टिकट दे दिए। तो ये आप एक पार्टी में हो, आपको टिकट नहीं मिली, आप दूसरी पार्टी के लोग को मदद कर रहे हो, तो ये तो थोड़ा सा गलत नहीं लगा? एथिकली गलत नहीं हुआ? दोस्तों, गली न्यूज़ पॉडकास्ट में एक नया एपिसोड आज का है। आज के हमारे मेहमान हैं फयाज अहमद खान साहब। फयाज अहमद खान साहब मदनपुर है, बाइकल्ला कॉन्स्टिट्यूंसी से एमआईएम के कैंडिडेट हैं। फयाज भाई, हमारे पॉडकास्ट में आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। इलेक्शन चल रहा है, कैंपेनिंग चल रहा है, तो भी आपने जो है हमारी रिक्वेस्ट सुन के, आप जो है बहुत हॉटकेक आइटम हो इस वक्त जो है साउथ मुंबई में, इसलिए हमको आपको कैसे भी करके खींच के लाना था। फयाज भाई, हमारा पॉडकास्ट जो है सिंपल से चलता है कि लोग जानना चाहते हैं फयाज अहमद की ज़िंदगी क्या थी, जो हमारे लीडर है, जो हमारे लीडर बनने वाले जो रह चुके हैं, उनकी लाइफ क्या है, उनके पर्सनल शौक क्या है, उनके पसंदीदा क्या है, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, उनके खिलाफ क्या क्या बातें हुई, हम आपसे सवाल करेंगे। ये रोक टोक नहीं है, ये सीधा एक पॉडकास्ट है। अगर आपको कोई जवाब जो है, सवाल का जवाब नहीं देना, आप उसको स्किप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, कोई रोक टोक नहीं होगा, सिंपल सी चीज़ रहेगी, मगर बेहतर हो गया आप वो चीज़ क्लियर कर दो तो अच्छा रहेगी। फयाज अहमद साहब, आप बताइए अपने बारे में कि फयाज अहमद खान जो है, मैं आपको शॉर्ट बता दूं कि फयाज अहमद खान जो है 1961 की बॉर्न की पैदाइश है, 63 में जो साल के हैं ये अभी, और 1999 में बाइकल्ला से एमएलए रह चुके हैं, 2 टाइम म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर रह चुके हैं, 1992 1997 और 2012 से 2017। और जो इनकी वाइफ है आफरीन फयाज अहमद, वो भी जो है एक्स कॉर्पोरेटर रह चुकी हैं, और आज और ये जो है एक्स एमआईएम प्रेसिडेंट है और अभी जो है कैंडिडेट है। तो फैज में पहले ये बताइए, आपके लाइफ के बारे में बताइए कि आपका पैदाइश कहाँ पर हुई है? जी, मेरी पैदाइश जो है बम्बई शहर में हुई। किधर? पेट्रो हॉस्पिटल है बम्बई सेंटर के पास, वहाँ मेरी पैदाइश। मैंने बोल देखा जाए तो बाइकल्ला कॉन्स्टिट्यूंसी, बाइकल्ला हम लोग निकालेंगे सब किधर हुई नहीं। ठीक है, तो फिर उसके बाद पढ़ाई कौन सी स्कूल में थी? मैं तो मेगरा सिटी मार्ग के अंदर मैंने अपनी तालीम हासिल की है। कहाँ पर? मेगरा सिटी मार्ग, मेगरा सिटी, जिसका साउथर स्कूल नाम है जिसका, ये अपना मेगरा सिटी मार्ग जो साउथर स्ट्रीट की लाइन के ऊपर है, मालूम है, मदनपुर के पीछे है। जी जी, वहाँ पर मैं 10वीं की है। बीच में 2-3 साल गैप था मेरा। मेरी अम्मी को बीमारी हो गई थी, तो मेरे अब्बा ने मुझको गांव में छोड़ दिया। गांव कहाँ था? मेरा गांव अमेठी है। अमेठी? अमेठी में था। वहाँ पे मेरे भिजलाल चाचा थे जिनका निधन हो गया है, उनके पास छोड़ दिया। 2 भाई थे हम लोग, मेरे बड़े भाई अयाज भाई और मैं छोटा फैयाज। तो एक भाई को मामू के पास रख दिया, अजीज मामू के पास, और मुझको गाँव में छोड़ दिया। क्योंकि कोई संभालने वाला नहीं होगा इसलिए?
जी जी, वही वजह थी। फिर गांव में कितने मेरे साल? बाप वगैरह बहुत ही मुतवातिर तबके के लोग थे, रोजाना मजदूरी करना, घर क्या में पैसे काम लाना। करते थे आपके वालिद नहीं, साहब? कोई खेती बाड़ी थी नहीं मेरे अब्बा वगैरह की, हम्म। वो मजदूरी करते थे घर में। यानी बॉम्बे में कहाँ पर? नहीं, गांव में। हाँ, और यहाँ बाद पर? में गांव में बम्बई में आए वो। तो उसको यहाँ पे लाया गया। फिर अम्मी बीमार हुई तो अम्मी को यहाँ पे टीबी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। हम्म। वहाँ पर 2-3 साल उनका इलाज चला, माशाल्लाह टीबी ठीक हो गई। हम्म। तो उस दौरान जो मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। आज का जो हिंदुस्तान, कल के हिंदुस्तान में काफ़ी अंतर है। उस वक्त मेरे बीरलाल चाचा थे, जिनका आज भी परिवार मुझसे जुड़ा हुआ है। हमारे गांव से लगकर एक बाहरपुर है, आज भी उनका लड़का चंदन ठाकुर जो है मेरे दोस्तों में, भाइयों में है। जब भी फैमिली में कोई भी रिश्ते आते हैं या कोई बात होती है तो पहले मुझको कॉल करते हैं कि भैया ऐसा ऐसा मामला आया है, क्या बोलते हो आप? हाँ ठीक है, कर लो। तब वो काम करते हैं। तो एक रिश्ता जो है हम लोग का मेरे वालिद में बना हुआ है। और सबसे अहम बात यह है, आज जिस तरह से दौर चल रहा है, हिंदू मुसलमानों में तफरका फैल रहा है, उस दौर में ऐसा कुछ भी नहीं। समझ में? मैं उस वक्त उम्र थी मेरी 6-7 साल की उम्र थी। तो मेरे चचा जो है, अब मेरे लिए कमरा बनवाया था एक, कहाँ पर? गांव में बड़ी कोठी थी, एक कमरा बनवाया था। उससे मेरे साथ सोते थे वो। मुझको कभी महसूस होने दिया कि तुम्हारे अम्मा अब्बा नहीं यहाँ पर। मटन बनता था, मच्छी बनती थी, साथ में बैठ के खाते थे। और जुमा के दिन बाकायदा तौर पर नहला धुलाकर कांधी पे बिठाकर उसके मेरे गांव की मस्जिद में ले आते थे। जी। नमाज पढ़ के बाहर निकलते, फिर कंधे बैठ कर मैं गांव आता मैं। तो मुझको महसूस ही हुआ कि हिंदू मुसलमान कोई चीज़ है। क्या नाम था जिन लोग पहले जिनका? आपके चचा? ब्रिजलाल ठाकुर। ब्रिजलाल ठाकुर। कौन सी कम्युनिटी के थे वो? ठाकुर फैमिली। अच्छा। तो उन्होंने कई साल आपको परवरिश की है? नहीं, मैं 2-3 साल था। मैं उनसे रिश्ते पुराने थे हमारे, घरेलू संबंध थे, बम्बई आते थे, हमारे साथ थे गाँव से। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा। तो वो एक अलग मिजाज था, अलग दौर था। वो दौर कहाँ चला गया है, उसको ढूंढने में, तलाश करने में। नहीं, जब तक आपने नाम नहीं बोले तब तक मुझे लग रहा था कि चाचा, फिर आप हिंदू मुस्लिम बात करें तो मुझे लगा यार क्या बात हो रही। फिर अभी खुलासा किया आपने कि ब्रिजवा। मैं आज भी गांव जाता हूं मैं तो पहले चाचा के घर पे जाता हूं। क्या वो नहीं है, लेकिन जो भी बड़ा बूढ़ा होता है उनसे आशीर्वाद लेता हूँ मैं। जो भी कपड़े लगा के देता हूँ उनको, मैं फिर अपने घर जाता हूँ। स्कूल मेरे बाप ने हिदायत दिया कि जब भी गाँव आओ पहले ब्रिजलाल चाचा के घर पर जाओ, उसके बाद अपने घर आना। स्कूली दौर कैसा था? सॉर्टर स्कूल में कैसा था फैयाज? देखिए, म्यूनसिपैलिटी स्कूल थी वो, लेकिन बहुत अच्छी स्कूल थी। मतलब कि जो दूध इतनी मलाई हुआ करती थी। हाँ, गाढ़ा चना मिलता था स्कूल में, मिलता था। हाँ, फ्री फ्री दूध मिलता था, बिस्किट मिलती थी, सब अप टू डेट। और मेरे दौर के अंदर हमारे स्कूल में कारपेंटर की काम सिखाते थे हम लोग को, वायरिंग का काम सिखाते थे हम लोग को, जरी का काम सिखाते थे हम लोग, ताकि खुद कफील हो जाए हम लोग। तो फैयाज अहमद कैसे थे? नोटी थे, शरारती थे, कि पढ़ाकू थे, क्या थे? बहुत नोटी था। बहुत नोटी थे। कभी मुर्गा पढ़ाई से मेरा दिल लगता नहीं था। अक्सर मार खाता था, कभी मास्टर की, कभी अब्बा की, कभी अम्मा की। जी जी। हाँ। कॉलेज में आप महाराष्ट्र कॉलेज से आपने पढ़ाई की? कब तक, कहाँ तक की पढ़ाई की? 1981 में मास्टर कॉलेज में आया मैं। कॉमर्स में थे? उसका भी एक अजीब किस्सा है मेरा। हाँ ना, मैं उधर ही आ रहा हूँ। मेरे पास तो सारे किस्से देखो इधर है। नहीं, हाँ, मैं पहलवानी करता था। बता, वही आ रहा था मैं। आप पहले जल्दी बोल दिए। कौन से स्ट्रीम से पढ़े आप? मतलब मैं उर्दू मीडियम से था। उर्दू में? नहीं, कॉमर्स या आर्ट्स लिए थे। ठीक है। अब बताते आते कि फयाज पहलवान ये नाम कैसे पड़ा? नहीं, मेरा भी देखिए, मेरे अब्बा जो है वो बड़े शौकीन थे पहलवानी के। चाहते घर में एक बच्चा पहलवान हो, कहते साढ़ है ये। एक बता गाँव के अंदर में था, सो रहा था मैं, तो बकरी जो है अनाज चलने घर में घुसी और वो खट्टी पे अनाज थी वो खाने लगी। तो उठ के भगाया उसको। मेरे अब्बा ने देखा, क्यों भगाया तुमने? अब्बा वो अनाज खा ली। तो तुमको क्या करने का है अनाज खा लीजिए, तुम पहलवान हो,
तुम्हारा काम नहीं है ये, घर सो रही है, सो जाओ चलो। अच्छा। तो मेरे बाप ने मुझको एक साड़ा बनाया कि खा पी मस्त रह, लड़ भिड़, ये कर। लड़ाई की बात करते हैं कि आप बहुत दादागिरी भी करते थे कॉलेज नहीं में, भाई, क्योंकि दादा- पहलवान थे और बॉक्सिंग भी करते थे आप, मैंने सुना मैं स्पोर्ट्स में। वो एक चीज मतलब थी। पहलवान दादागिरी का मतलब ये नहीं भाईटाक वाला नहीं, मतलब एक ग्रुप रहता है और एक ग्रुप में अगर एक फयाज जैसा पहलवान आदमी है साथ में तो ग्रुप का कॉलेज में नाम ही अलग रहता है। नहीं, मैं कोई ग्रुप नहीं बनाया मेरा भाई। जहाँ पे जुल्म देखा तो जालिमों से टकराने की मेरी आदत है, आज भी वो आदत मुझ में है। कौन था वो उस टाइम पे कॉलेज में, कौन ऐसा जालिम था नहीं, आपके? मेरे में बहुत से लोग थे, बहुत से वाक़यात हुए। आज सब मेरे दोस्त हैं, किसी का नाम लेना वाजिब बात नहीं है। झगड़ा हुआ, बाद में दोस्त बन गए, आज मेरे जिगरी दोस्त हैं। आज उम्र की उस दहलीज में जहाँ से आखिरी सफ़र शुरू होता है। तो दो चार दोस्त का नाम बोलो, बेचारे नहीं, खुश हो नहीं, जाएंगे। नहीं, जब आप दोस्त का नाम लेंगे तो नहीं, मालूम नहीं, पड़ेगा नहीं, कि पहले तुम्हारे से लड़ाई हुई थी। कुछ दोस्त इंतकाल हो गए, कुछ लोग सलामत हैं, अल्लाह उनकी उम्र बढ़ाए। मैं किसी का नाम लेकर मैं नहीं चाहता हूँ कोई शर्मिंदा हो। बॉक्सिंग में मतलब आपको इंटरेस्ट कैसे है? पहलवानी और बॉक्सिंग दोनों अलग अलग चीज़ है। मेरा भाई, मैं कॉलेज में था तो अपने एक सर थे रेलवे के अंदर, का नाम समझ नहीं आ रहा, मुसलमान थे, और डायरेक्ट डिसूजा जो रेलवे के कोच थे वो, और 7 टाइम नेशनल चैम्पियन थे। वो मुझको ले गए, मुझको बॉक्सिंग कराए। तो हैवी वेट में था मामला था। तो बात को सामने आते ही नहीं था ना। एक मतलब वॉक हो रहा मिलता, डायरेक्ट फाइल मार दिया मैंने। तो एक अलग हिसाब किताब यार, था। लंबे चौड़े मिजाज- फैल, हाँ, अभी भी तो आप हो माशाल्लाह। मैं मेरा भाई 500 डन 1000 बैठक मारता था और 10 किलोमीटर भागता था मैं। ओह, पहले से फिट है। फिटनेस का बहुत ख्याल था मुझको। दिन भर एक्सरसाइज, फिटनेस की बात करना, एक्सरसाइज की बात करना, उससे मतलब जवानी कैसे गई? मतलब एक मिडिल परिवार में गई कि एक गरीब परिवार में गई, या कैसे गई? नहीं, मेरा भी देखो, हमारा परिवार जो है बहुत ही मुतवातिर तबके का था, मेरी मिडिल क्लास का था। लेकिन बाप ने कभी मेरे ऊपर असरात नहीं आने दिए कि हम मिडिल मैन हैं। जो चाहूँ मैं अब्बा से कह दूँ, कैसे ही मेरे अब्बा ला के देते थे, कैसे भी। हमको तो कैसे ला के दिया उन्होंने, लेकिन मेरी हर ख्वाहिशों को मेरे बड़े ने पूरा किया। जी। मेरी अम्मा, मेरे अब्बा बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारे। बात करते हैं आपकी शादी की, बात करते हैं। मतलब भाभी जी से आपका कॉलेज में मुलाकात हुई या स्कूल में मुलाकात हुई? नहीं भैया, कोई मुलाकात नहीं हुई। एक्चुअली जामिया सवालात मालेगांव में है, हाँ। और मुझसे मिलने से पहले ही उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। अच्छा, हाँ, रिवर्टेड है। वो पारसी थी। हम्म। तो जामिया सवाला में 2 साल थी वो। तो सनी जो मेरा दोस्त था, उससे घर पे आना जाना था मेरा। तो जब वह वहाँ से आई है तो मैं देखा उनको, तो मेरा दोस्त नूरानी इसको बोला, भाई रिश्ता ले जा तू। हाँ। हाँ। तो हमारे जो ससुर थे, रिश्ता ले गया उनके पास। ने कहा कि भैया ऐसा ऐसा भाई कह रहे हैं। पहली बार कब देखा उनको, भाभी? नहीं, घर पे आना जाना था अच्छा, मेरा, आना जाना था। क्योंकि सनी था, वो बहुत अजीज दोस्त था मेरा, रेलवे क्वार्टर में रहते थे वो, तो वहाँ आना जाना था मेरा। तो उनके जो वालिद थे आपके ससुरे, तो उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया? यार ये नहीं, तो वो बहुत ये बॉक्सर है, नहीं, गरम नहीं, दिमाग नहीं। होएगा, ऐसा कुछ नहीं? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ मेरा भाई, पूरा हिंदुस्तान मेरे घर में है। मेरा साला जो है क्रिश्चियन लड़की से शादी किया। वेरी गुड। एक लड़की जो है, इनकी बड़ी लड़की जो है हनी, अभी भी हयात है वो ब्राह्मण आदमी से शादी की। एक पारसी है और मैं मुसलमान, हो गया ना पूरा हिंदुस्तान। अच्छा अच्छा। तो ये मेरे ससुर का कमाल था, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। वो जो धर्म चाहे अपनाएं, जैसे चाहे रहें, जैसे चाहे करें। जी। वो रेलवे के ग्रेड के ऑफिसर थे वो। शादी कौन से साल में हुई? और मेरी शादी हुई 87 में। देखो बराबर बोला तो भाई बोले खुद की शादी की याद नहीं है। नहीं, वो सब बराबर सब मैं prepared पेपर होके आया है। गया मैं। जी। अच्छा, भाभी के अलावा कोई और दूसरी मतलब एक फेम होता है ना कि कॉलेज का दौर रहता है और एक वो रहता है कि, और आप भी माशाल्लाह एकदम गोरे चुट्टे अच्छे पहलवान, तो कॉलेज में तो बहुत लोग आपके पीछे होंगे, बहुत लड़कियां वगैरह, क्योंकि महाराष्ट्र कोएट था ना उस टाइम भी। हाँ, मैं बहुत सारे प्रपोजल वगैरह आते हुए मैं आपको उन भी। चक्करों में पढ़ता नहीं था। मैं आपके पढ़ने की बात नहीं हो रही है उस वक्त से ही सबको बेटा बोलता था मैं। फैज भाई, उस वक्त से? अरे हाँ, आप बेटा कैसा है, सुनिए, ये सुनिए। बेटा कैसा है, वो बेटा कैसा है। यही मेरी पहले से हैबिट थी
कि छोटे थे, बच्चे थे, सबको बेटा करके पुकारता था, तो क्या FIR का सवाल ही कोई पैदा सामने होता? से कोई ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ इतना ही नहीं हुआ, इतनी अरे जान अभी कुछ नहीं में- बोलेंगे, बहुत लाइवली इंटरव्यू, मजा नहीं आएगा। मेरा भाई जिंदगी है। इस और वक्त जिंदगी की इस मोड़ पे बोल भी नहीं सकते। नहीं बोल क्या सकते, ये बात भी कोई सही ऐसा है। नाम है कि अच्छा दोस्त कोई थी? थी या थी तो हाँ नहीं, यार लेकिन था। कोई थी नहीं, लेकिन बहुत से दोस्त थे अच्छा, जो आज भी मेरे दोस्त हैं। आज जो एलुमनाई का जो ग्रुप है उसमें महाराष्ट्र कॉलेज का बहुत अच्छा ग्रुप है alumni का, मैं देखते रहता हूँ। डॉक्टर सिराज ऑपरेट कर रहे हैं, वो आपके प्रिंसिपल जो है, जी बहुत बड़ा ग्रुप है वो। सब मेरे बचपन के हैं दोस्त हैं। उसमें कितने तो अल्लाह को प्यारे हो गए। कुछ ऐसे दोस्त ही तो देखता रहे यार, फैर तू पहले ऐसा था और अभी तो तू नेता बन के घूम रहा है, मैं- कॉर्पोरेटर रह चुका है। कभी हम लोगों में फर्क नहीं आया। एल्यूमिनाई में मुलाकात होती है ना, एलुमनाई मीटिंग होती, बात होती, मैंने कभी उस चीज़ का होने दिया ही नहीं ना कि मैं MLA हूँ, मैं नगर सेवक हूँ, कुछ भी नहीं। मेरी ऑफिस में कभी ताला लगता ही नहीं है, कभी भी आओ खोल कर बैठो। और मैं वो व्यक्ति हूँ, किसी को कभी भी फ़ोन करो मुझको, आप फ़ोन उठाता हूँ मैं। अच्छा फैज भाई, एक बात बताइए, आपका एम से बहुत ताल्लुक ज़्यादा है। एम वर्ड है ना, मीम वर्ड, जैसे फयाज अहमद और मदनपुरा एम से चालू होता है। फयाज अहमद और महाराष्ट्र कॉलेज, फयाज अहमद और मीम पार्टी, तो मीम से आपका बहुत जो है मीम लफ्ज है, कुछ ऐसा पुराना नाता है आपका? मेरा भाई मुझको नहीं पता है ये हम लोग नाता ने है या निकाला, आपकी हिस्ट्री में आया है। नहीं, मेरा भाई मैं नहीं जानता कोई नाता है। मैं इन सब चीज़ों पर यकीन भी नहीं करता हूँ कि इससे ये नाता, इससे मतलब मैं वो चीज़ मानता भी नहीं मेरा भाई। पॉलिटिक्स में कब आया? देखिए, पॉलिटिक्स में आया मैं तकरीबन यहाँ पे जब अमीन मामा जो है नूर अंसारी चुनाव लड़े थे, उस वक्त मैं कॉलेज में था। अमीन मामा नूर अंसारी मुस्लिम लीग की सीट से लड़े थे लोग, उस वक्त मैंने उनका साथ दिया अच्छा, और दोनों सीटें निकाल के दी थी मैंने मुस्लिम लीग को। तो ये तो आपके जो है एमएलए बनने से पहले की बात हुई, नहीं, कॉर्पोरेटर बनने मेरा से पहले भाई, की बात। मेरे ये बात है 85 की, अच्छा, 84 की। तो यानी आप उनको सपोर्ट करते थे? मोहल्ले का था, हाँ, वही इलाके का चीज़। था, और थोड़ा सा डिंग डोंग भी करता था मैं। यही तो डिंग डोंग हाँ, पूछना नहीं। है कि तुम डिंग डोंग क्या मेरा- करते मेरा- थे मेरा फैज भाई, एक- यही तो हम खुलवाना चाह रहे हैं कि फैज भाई का डिंग डोंग क्या था। डिंग डोंग का मतलब है कि किसी से डरता नहीं था मैं। अच्छा, ऐसा बोल रहे हो? बेबाक था मैं, और बेबाकी से बात करता था मैं। जी जी, कॉलेज से जुड़ा था मैं, कॉलेज का GS था मैं, तो मैंने यहाँ पर इनको सपोर्ट किया। चलो अब बता दो, जीएस इतना बार बता रहे हो तो कोई तो ऐसे सामने से कुछ नहीं। अट्रैक्शन या, मैं कभी पढ़ता ही नहीं, चीज़ों पढ़ता ही नहीं मेरा खैर भाई, अभी क्या कर सकते, मजबूरी बता भी नहीं 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 सकते। नहीं, मजबूरी नहीं मेरा भाई, और बोलने में जाता है अच्छा, क्या है। बॉलीवुड का उस टाइम बहुत जोर था, तो फयाज अहमद को बॉलीवुड में कौन पसंद? आप वो बोल रहे नहीं कि मुझे बॉलीवुड में कोई नहीं पसंद? मेरा भाई तो फिल्में में बहुत देखता था, हाँ, चोरी छुपे देखता था, अम्मा अब्बा से छुपा के देखता था। किसकी हीरो कौन था? कोई भी हीरो, कोई भी हीरो कोई भी एक हीरो नहीं? नहीं, सब हीरो। अच्छा चलो, अभी हीरोइन का नाम लेने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सी हीरोइन अच्छी भाई लगती है? मेरे को तो वहीदा रहमान। मेरे वालिद साहब की वहीदा हाँ। बहुत बहुत पसंद। हाँ, ये बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही पाकीज़ा एक्टर थी वो। और अभी के दौर में कौन सी? ध्यान दे, नहीं समझ तो फिर उसके बाद आपने पहला पॉलिटिक्स में एंट्री आपकी कहाँ पर हुई? मेन मेरी पॉलिटिक्स में? मेरी एंट्री जो है उसके बाद जो है दत्ता सामंत साहब आए। जनता दल। नहीं, वो कामगार अघाड़ी से हम्म वो चुनाव लड़े MP का, हम्म और उसी वक्त राजीव गांधी का कत्ल हो गया। हम्म उस वक्त उनको शिल्लर करे घर जाके छोड़ के आया मैं। हम्म उस दिन से मुझको बहुत मानने लगे, बोला मेरे घर आते थे। फिर चुनाव आया तो बोले तू लड़ेगा चुनाव। कौन सा पहला चुनाव लड़ा है? 91 की बात है, 92 में आप पहले म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर बने 91 की बात है। जनता दल से? हाँ, नहीं, कामगार अघाड़ी से था मैं। कामगार अघाड़ी से। तो वो 97 वहाँ- तक आप थे? जनता दल के जो है शरद राव, वो वहाँ की अध्यक्ष थे। दत्ता सामंत दोनों का अलायंस था, तो मुझको जनता दल आया था इन लोगों ने। उसमें महाराष्ट्र कॉलेज तमाम तलबा जो है लगे थे, उसका श्रेय पूरा महाराष्ट्र कॉलेज तालिब इल्म को जाता है। लोगों ने उसको मैडमपुरा भी कहा कि मैडम, मैं ये मतलब ना मैडमपुरा भी है। मैंने कहा कहो, लेकिन एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर आने पर महफूज हो, तो वो मदनपुरा था। हमारे स्कूलों में, हमारे मदरसों में, मैदानों में, सब जगह रिलीफ कैंप लगाया था लोगों ने। उस वक्त हमारे इलाके नगर सेवक था मैं।
और ये आप बता, कामगार सेना से थे उस समय। कामगार सेना से भी था मैं और जनता दल से भी था मैं। ये दो कैसे हो गया भाई? कामगार सेना का सिंबल नहीं था तो जनता दल से बोला था मैं। अलायंस थी क्या? अच्छा, फिर ये एमएलए का कैसा लगा कि मेरे को एमएलए लेना चाहिए? नहीं वही बात है ना। हम्म। और जो एमएलए का चुनाव हुआ तो मैं खड़ा हुआ और चुन के आया मैं। तो ये 95 to 99 ना बाइकल्ला के जो है, उस टाइम बाइकल्ला में चींच पोकली था, हाँ, है ना? कितना फर्क है बाइकल्ला और चींच पोकली में भी? ऐसे लफ्ज बदल गए हैं, थोड़ा सा एरिया बढ़ गया है बस। तो ऐसे आइडिया पड़ा। अच्छा, उसके बाद फिर अब 2012-2017 से आप जो है कॉर्पोरेटर रहे। जी, वो कौन सी पार्टी से थे? वो भी जनता दल से? ये 2012 से कांग्रेस से था। कांग्रेस। अब आपने जनता दल से आपने कॉर्पोरेशन इलेक्शन जीता, फिर आप जो है इलेक्शन जीते, एमएलए जो है आप जनता दल के, एक्चुअली बहुत कम लोगों को मालूम है कि आप जनता दल से इलेक्शन लड़े। जी। ज़्यादातर को ऐसा है कि अभी भी कि वो कांग्रेस से लड़े हैं। हाँ, MLA वो से एक फेम चलता है। फेम चल रहा है। फयाज भाई के ऊपर कांग्रेस का थप्पा लग गया था, तो फयाज भाई सबको ऐसा लग रहा, मैं खुद भी ताजुब में था जब मैं पूरा सब हिस्ट्री निकाला। तो अभी ये बताइए कि बाइकल्ला से आपने एमएलए कांग्रेस से जनता दल से, फिर कांग्रेस में कैसा प्रवेश किया और जनता पार्टी क्यों छोड़ा? देखिए उस वक्त जो है राजीव गांधी का कत्ल हो गया था और हमारा दिल पूरा उचाट हो गया था, क्योंकि मैं अमेठी से बिलोंग करता हूँ। मैं तो आप तो जनता दल पार्टी से था, आपको राजीव गांधी से क्या लेना देना था? हमारे पुरखे दादा नाना मम आज भी कांग्रेस में हैं। यहाँ पर आने के बाद मेरा मत नहीं रहा, मैं बागी जान का था मैं। राजीव गांधी का कत्ल हो गया, उस वक्त मैं एमएलए भी बना। जब सोनिया गांधी ने प्रवेश किया 2000 में और दत्ता सामंत साहब अभी अपना कामगार उदास कामत कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अंजुमन इस्लाम स्कूल के अंदर मैंने प्रवेश किया, तो मैडम की वजह से मैंने प्रवेश किया। तो वही बोल रहा हूँ कि इतना लंबा गैप क्यों हो गया था आपका बीच में? गैप देने की वजह क्या हो गई थी? क्योंकि 95 to 99 आप चींच पोकली के एमएलए थे, उसके बाद डायरेक्ट 2012 में आप आके कॉर्पोरेटर बने, तो काफी गैप हो गया था फैज भाई, क्या रीजन? मेरा भाई जो और इस गैप के दौरान आपने क्या किया? उसके बीच में मिसेस बनी ना 2008 से। हाँ, वो हाँ, भाभी बनने वाला बनी ना, एक ही बार कॉर्पोरेटर बने। वो कौन सी पार्टी से पड़े भाभी? कांग्रेस से। कांग्रेस से ही पड़े। तो यानी आपने कांग्रेस पहले ही कब ज्वाइन किया? वही तो पूरा ईयर कौन सा? भैया मैं जो हूँ 2000 में 2000। और वो वार्ड जो है लेडीज होने की वजह से आपने भाभी को? जी नहीं, वो मैं नहीं, मेरा भाई, उसके अंदर कामत साहब ने फोर्स किया क्योंकि लेडीज सीट हो गई, तो बोला मैं तो लड़ नहीं सकता। हाँ, तो कामत साहब ने कहा कि आप मिसेस को लाओ, बोला लड़ने को तैयार ही नहीं है, तो बोला पार्टी का आदेश है, फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो मैंने पूछा उनसे कि भैया कामत साहब बोल रहे हैं लड़ेंगे आप, तो कैसे? भाभी का नेचर कैसा है घर में? मेरा भाई वही, आप बॉस हो कि भाभी बॉस है? मेरा भाई देखो, घर में तो वही बॉस है मेरा। तो बोलना तो पड़ेगा ना भाई, घर में तो बॉस वही है मेरा। मुझे भी यही बोलना पड़ेगा, आपको भी यही हाँ, बोलना वही पड़ेगा। बोलना पड़ेगा, घर में उन्हीं का राज चलता है। बॉसिंग बच्चों पे मतलब कैसे है भाभी? अरे उन्हीं का मामला चलता है। नहीं फिर भी कैसे है मतलब? नहीं नॉर्मल है, सॉफ्ट फिर नहीं पढ़ वाली एक दो नहीं फ्री छोड़ा बच्चों? हाँ, बच्चों सबको प्यार से रखती है। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। दोनों लड़के? हाँ, 2 लड़के हैं माशा। लड़की का कभी ऐसा नहीं हुआ कि लड़की भी होना? नहीं, मेरे घर में लड़की का फौकदान है, क्योंकि मेरे एक भाई को 2 लड़कियां हैं। अच्छा। बस एक और छोटे भाई को 1 लड़की है बस। दोनों बेटे का नाम? और सब लड़कों के बहनों के पास लड़के 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 लड़के, समझ में ना, एजाज और इखलाक। जी। फयाज अहमद और मदनपुरा एक बहुत ही कई सालों से फयाज भाई की पहचान बनाया मदनपुरा। देखिए, मदनपुर में पैदा हुआ, बचपन गुजरा, जवानी गुजरी, आज मैं बुढ़ापे की दहलीज पर हूँ। मैंने ये हमेशा कोशिश की कि मदनपुरी की बोली बोलूँ मैं, मदनपुरी के एहसास को मैं दिखाऊँ मैं, और मदनपुरा क्या सोचता है उसकी तर्जुमानी करूँ मैं। तो फैज में अगर आप मदनपुरी की बात करते हो तो बाइकल्ला कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी है, उसमें मदनपुरी भी आते हैं, दूसरे इलाके भी आते हैं, तो इन सबको कैसे कवर करोगे आप? मतलब क्योंकि देखिए, मदनपुरा एक तारीखी जगह है, बहुत ही प्यारा इलाका है। और मैं इतना बोलता हूँ मैं, अब झूला लेके आदमी आता है 2-3 साल में वो लखपति
और करोड़पति बन जाता है। जो मेहनत करता है उसको ज़मीन फलती है। फयाज अहमद को क्या मिला? वह अल्लाह का शुक्र है, मुझको इज़्ज़त मिला, प्यार मिला, मोहब्बत मिला। उससे कीमती चीज़ क्या क्या खोजेगा? नहीं, लखपति करोड़पति क्या बने फयाज मेरा भाई, मुझको इज्जत मिली, प्यार मिला, मोहब्बत मिली, इससे कीमती चीज़ क्या है? बहुत पॉलिटिक्स में बहुत आपका ऊपर नीचे हुआ है, कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी, फिर कांग्रेस छोड़ के एमएम। कांग्रेस में कितने साल का आपका वो रहा, भाभी जी को वो रखे? मेरा भाई तकरीबन उसमें था, मैं 18-19 साल था। तो यानी आप गुरुदास कामत के खेमे में थे, क्योंकि कांग्रेस हाँ, में तो गुटबाजी जमानों से चली आ रही है। गुरुदास कामत साहब जो थे, जिनका इंतकाल हो गया, बहुत अच्छे व्यक्ति थे और मुझको बहुत प्यार करते थे, समझे ना। और हमेशा उनके मशवरे से मैं चलता था। मैं यूसुफ अबरानी के भी बहुत करीब थे। हाँ, मेरे कॉलेज का सीनियर है मेरा। कौन? यूसुफ अबरानी। अच्छा। हाँ, एक ही कॉलेज के बिलोंग करते हैं हम लोग, एलुमनाई भी कॉलेज के ही हैं। तो कभी ऐसा आपका आमने सामने कॉलेज में हुआ? नहीं यार, इलेक्शन जीएस वो वगैरह? बहुत प्यारा आदमी है, बहुत प्यारा आदमी है। जी। वो लड़ाई झगड़े की बात नहीं करता ना। करवाते? हाँ, नहीं करवाती भी नहीं, सेटलमेंट बादशाह है वो। मीम पे आएंगे अपन। उससे पहले कांग्रेस पे ऐसी क्या बात हुई जो आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है? कोई तो रीजन होगा भाई। देखिए, कांग्रेस पार्टी में मेरे मामू भी हैं, आज भी मेरे मामू के लड़के भी हैं। नाम क्या है उनका? खुर्शीद है, अजीज़ है, यूनुस है, हाँ? और नईम भाई है। ये सब कांग्रेस में है। ये बॉम्बे की बात कर रहे हैं? नहीं, अमित जी की बात। अच्छा, हाँ। मेरी नस्ल तो वही गढ़ी ना। हम्म। हम यहाँ पर हैं, लेकिन बुनियाद के पत्थर वहाँ गढ़े ना। आज मुंबई में आए, बम्बरकर हो गए हम लोग, लेकिन हमें नस्लें वहीं पर है। वहीं से रिश्ता हमारा चलता फिरता दौड़ता है। खट्टा कब हुआ रिश्ता जो आपको छोड़ना खट्टा पड़ा? नहीं मेरा भाई। और क्यों हुआ? कामत साहब का मामला था, उनका इंतकाल हो गया जब भी कांग्रेस में था मैं। कृपा शंकर आए, समझे ना, वहाँ से मामला गड़बड़ा गया हमारा, समझे ना। क्यों कृपा शंकर से जमीन ही आपकी? नहीं जमी ना उनसे। किस बात? क्योंकि मेरा मिजाज अलग है, उनका मिजाज अलग है। क्या मिजाज था कृपा हाँ, शंकर? मिजाज क्या था, गुजरा हुआ कल था मेरा भाई। बातें खत्म। नहीं, फिर भी एक ऐसा कि नहीं। भाई मेरे को ये बात अच्छी नहीं लगी थी, मैं मेरी कौम के लिए कुछ बात कर रहा था, या कुछ ऐसा वक्त था जो मुझे नहीं मिला और मुझे मिलना चाहिए था, मैं हकदार था। मेरा भाई, मैं हमेशा बेबाक रहा, किसी बात से मैंने समझौता नहीं किया। इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप बेबाकी से बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। नहीं, एक मरतबा का वाक़या है, जब इलेक्शन था भाई खाने में। कौन सा? MLA का नाम नहीं लूँगा, किसका कौन था क्या था। तो मैं नगर सेवक था टाइम पे, तो मैंने कहा, मगर आप जनता दल से ना हो? नहीं, कौन सा था। तो हम लोगों ने सब मशवरा किया कि भैया ये हमको विधायक नहीं चाहिए। कौन था विधायक? जो विधायक था, मधु चौहान? जो भी था, समझे ना। तो 5000 सिग्नेचर करके हमने लिख कर दिया कि हमको ये आदमी नहीं चाहिए। रीजन क्या था, क्यों नहीं चाहिए? 92 के फसादात भी थे उसके अंदर, उनका एटीट्यूड भी था। अब हमको बुरा लगता है, उसको अच्छा लगता है, बात की बात है। बहुत से रीज़न थे, समझे ना। तो हमने ये कहा कि किसी दूसरे आदमी को आप टिकट दो, ताकि हमारी नुमाइंदगी हो सके। अब बोल, तो मैंने कहा मुझको दो। हमको ऐसा पता चला कि आप टिकट मांग रहे थे, आपको नहीं मिला, इसलिए आप मैं बोलूँ ना, मैंने कहा मुझको दो, और तो मेरे किसी दुश्मन को दो आप, तो मैं काम करूँगा मैं। लेकिन ये व्यक्ति को मत दो आप। ये व्यक्ति समाज के अंदर बहुत बुरा, इसका प्रभाव। हमने लिख कर दिया, कांग्रेस पार्टी को लिख के दिया, दूसरी किसी पार्टी को लिख के नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से हमारा अटैचमेंट था। कांग्रेस पार्टी ने उसी आदमी को लाकर सर पे थोप दिया। जब थोप दिया तब हमने, मधु चौहान की बात कर रहा हूँ ना, जो भी आदमी था वो तो है ही जो ना। भी ये तो ओपन डोमेन में कोई चार कमरे की बात नहीं है ना। जो भी बात है मेरा भाई, नहीं, मैं गलत नहीं, मुझे ये लगा मैं क्यों पब्लिसिटी दूं उसको। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए ठीक है ना, ठीक है। आप क्योंकि उनके सामने ही आप प्रेस वाले गलत बोलते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, अपनी बात क्योंकि आपने जनता दल का चुनाव उनके सामने ही जीता था। किसका? हाँ, वो अलग बात है ना, 11,000 वोटों से आप जीते थे, उन्हीं के सामने जीते थे। तो फिर कांग्रेस पार्टी को ऐसा क्यों नहीं लगा, नहीं यार ये आदमी जो। नहीं मेरा भाई, देखिए, वो लगना ना लगना पार्टी का हाईकमान का काम है, और मैं भी एक उम्मीदवार था, और उससे मैं इसके लिए मैं इसके बोल रहा हूँ कि
मैं उम्मीदवारी का दावेदार था वहाँ पर। मैंने इसके बावजूद लिख के दिया उनको कि मुझको नहीं तो किसी भी दूसरे शख्स को आप तो मुंतखब पार्टी ने करें। क्यों कंसिडर नहीं किया? आप उस आदमी को पहले ही हरा चुके जनता दल के इलेक्शन में अच्छे मार्जिन से, तो क्यों ऐसा था कि नहीं फैज के सामने जो खड़ा किया जाए? ये पार्टी का इंटरनल मैटर है, उसका मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि नहीं, इस बार- मेरी जो बातें हैं वो मुझको लोगों ने निगलेक्ट किया, पूरे मनोपुरी की बातों को। उस वक्त जो है वारिस पठान यहाँ से लड़ रहे थे, यहाँ से नाम दर्ज कराया था। 2014 की बात है। हाँ, 14 की बात है। तो मैंने आज़ाद उम्मीदवार फॉर्म भर दिया था। मैं अकबर भाई के पास गया, कहा कि भैया वारिस को बिठाओ। कभी की बात है ये? 14 की, हम्म। क्योंकि पहले मेरे पास आए थे वो लोग। नहीं, मगर आपने मिम में अब तक प्रवेश नहीं किया था ना? नहीं, उस टाइम आप कांग्रेस में थे। कांग्रेस में टिकट नहीं मिलने के बाद आप जो है आज़ाद फॉर्म भर दिया था मैंने। आज़ाद फॉर्म भर दिए थे। और उस वक्त मुझको मैं आज़ाद फॉर्म भरने से पहले एमआईएम के लोग मेरे पास आए थे और मुझसे कह रहे थे कि फैयाज़ भाई आप एमआईएम से लड़िए, तो मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं बोला पद हासिल करने के लिए किसी को धोखा देना मेरी फितरत नहीं है, समझो ना। तो बोले चलो ठीक है, अभी आपने फॉर्म भरा है, अगर नहीं दिया आपको टिकट तब अगली लड़ जाइएगा, तो तू भी लड़ नहीं सकता क्योंकि पद पे मैं विराजमान हूँ, समझे ना। ये बात करके मैं रिफ्यूज़ कर दिया। हम लोगों ने मशवरा किया, जब मोदी चौहान को लोगों ने टिकट डिक्लेयर किया तो आज़ाद फॉर्म भर दिया फिर ना, तो आज़ाद फॉर्म भर दिया मैं। उसके बाद मैं हम लोग बोले वारिस को बुलाना पड़ेगा अपने, चलो जाते हैं अकबर भाई के पास। तो बलवासपुर के थे ये, तो मेरे कुछ अहबाब शाकिर पटनी, मैं, हारिश और सलीम कोड़े लोग गए वहाँ पर। उनके सामने बोला कि उसको विड्रॉ करो आप, हाँ मैं लड़ रहा हूँ यहाँ से। तो मैं बोला ठीक है ना, आप लड़िए ना, हम तो पहले भी आपको बोले थे लड़ने के लिए, आप ही रिफ्यूज़ किया था। हाँ, बोला मैं आज़ाद में लड़ा हूँ, मैं सपोर्ट कीजिए मुझको आप। मैंने एक चीज़ कहा कि बोले फैज़ भाई नई नई पार्टी आई है, अभी देख के फिर उसको विड्रॉ करना, कैसी इमेज बनेगी अपनी, आप बताओ। मैंने कहा इमेज ख़राब हो जाएगी आपकी, आप बोलो क्या करूँ मैं, विड्रॉ करूँ क्या करूँ मैं। बोले मैं विड्रॉ करता हूँ मैं। बोले एक शर्त है, वारिस को जिताओ। ठीक है, कोशिश करता हूँ, अल्लाह की मर्ज़ी, मेहनत करता हूँ मैं। तो वहाँ से बात शुरू हुई एमआईएम से। तो यानी आपका कहना का मतलब है कि वारिस की जीत में आपका भी हाथ है? नहीं, अल्लाह का हाथ है मेरा। नहीं, मतलब ठीक है, वो तो है। अल्लाह सब चीज़ पे कादिर और काबिज है मेरा भाई। मैं एक मेहनत करता हूँ मैं और काम करता हूँ मेरा भाई। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद ये वारिस पठान की जीत हो गई। जीत हुई। बाद में कांग्रेस पार्टी मीटिंग बैठी, वहाँ सभी लोग आए थे, बैठे थे, तो कहने लगे, बोले फैज़ भाई आप पे ये आरोप है कि आपने कांग्रेस पार्टी का काम नहीं किया। क्या का काम नहीं किया? कांग्रेस पार्टी का काम नहीं किया आपने। कौन बोला ये? वो जो सब वहाँ के जो पार्टी लोग थे वो सब लोग थे, बैठे थे वहाँ पर, पूरा हॉल भरा हुआ था। मैं बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, मैंने काम नहीं किया। हाँ, तो बोले आपने काम क्यों नहीं किया। मैंने कहा सही सवाल पूछा आपने। मैंने कहा गलतियाँ आप करें हमेशा मेरी कौम क्यों भुगती। मैं इसके लिए नहीं हूँ कि आपके आदेश का पालन करूँ, मैं खुददार कौम का नुमाइंदा हूँ मैं। और जब मेरी खुददारी को आप झिझोड़ेंगे तो उठा के पटक दूंगा मैं आपको। आपने हमारी बात नहीं मानी तो आपको उठा के पटकना पड़ा, और जब बात नहीं मानोगे, फैयाज़ कांग्रेस की बात कर रहे हैं? हाँ, फैयाज़ मेन कौन था उस वक्त बात करने में आपके? उस अध्यक्ष जी थे शायद, अपना ये बांद्रा के नहीं, क्या नाम उनका, वो थे अध्यक्ष। जब आपको पटक दूंगा मैं, अभी आपको रखना रखो या निकालो, मर्जी आपकी। मैं पार्टी छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। और जब कोई गलत काम करेगा तो आपको उसका लगता नहीं विरोध करना। आप एक पार्टी में हो, आपको टिकट नहीं मिली, आप दूसरी पार्टी के लोग को मदद कर रहे हो, तो ये तो थोड़ा सा गलत नहीं लगा? एथिकली गलत नहीं हुआ? मेरा भाई तो कैसे गलत है, मेरी कौम है, मैं कौम के हक की बात करता हूँ, मैं एज अ मुसलमान बात करता हूँ ना। मैं एज अ मुसलमान पार्टी में दाखिल क्यों हूँ मैं। जब मेरी कौम के साथ नाइंसाफ़ी करोगे तो डेफिनेटली रिएक्शन आएगा ना। क्या ऐसा लगा आपको कि कौम के साथ नाइंसाफ़ी हो रही कांग्रेस? टिकट नुमाइंदगी की जरूरत है ना। आज जो चुनाव चल रहा है
बात यहाँ पर वही है ना, लड़ाई वजूद की है ना। बाइकल्ला काशी के अंदर आज 47% मुसलमान हैं। हमने इनसे कहा कि किसी मुसलमान को आप टिकट दो, इलाकाई मुसलमान को दो, ताकि कि मैसेज पास हो समाज के अंदर कि मुसलमान टिकट दिया आपने और हिंदू भाई ने सपोर्ट किया, एक ब्रिज कायम होगा और हिंदू मुसलमान करीब आएंगे, एकता बनेगी। 47% होने के बावजूद इन्होंने हमारी बात को इनकार किया और जमशेद को लाके खड़ा कर दिया। इनके मनसब में, इनकी सोच में ऐसी बात है कि मुसलमान जो है वो असेंबली तक ना पहुंच सके। मतलब ये कि MP आप बनेंगे, MLA आप बनेंगे, कारपोरेशन आप बनेंगे, क्या मुसलमान झाड़ू पोता करने के लिए क्या? हाँ, एक गयूर कौम है ये, मर्द मुजाहिद कौम है ये अपने हक को लेना भी जानती है और छीनना भी जानती है। अब समय आ गया है, अपने हक को छीनेंगे इंशाल्लाह। तो फिर उसके बाद से आप पार्टी से निकाले गए? निकाल नहीं गया मैं। उसके बाद से मुझे सज़ा जो मिली, मेरी क्या परवाह समिति चली गई, स्टैंडिंग कमेटी नंबर था वो ले लिया गया। ना चलो कोई बात नहीं मेरा भाई, इतना सा चलती है मुझको ना, ये बात है। तो बात इस हालात जब बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं, ज़िंदगी का सफ़र आगे बढ़ता रहता है और ज़िंदगी का सफ़र बहुत ही तलखियों से भी और खुशियों से भरा हुआ है। फिर आप MIM में कैसे आना हुआ बाद में? नहीं देखिए, MIM के अंदर ऑफिशियली एंट्री कहाँ से भी आपकी? ऑफिशियली एंट्री मेरा भाई ये चुनाव हुआ 2019 का, ये 14 का वारिस जीत गया। तो जब ये 19 का चुनाव था तो मैंने कहा मैं टिकट लूँगा। मैं यहाँ से हैदराबाद गया, अपने तवज्जो से लगाया। तो वहाँ पर जब मैं गया तो हमारे सदर मोहतरम जो हैं उन्होंने मुझको मुंबई का अध्यक्ष बना दिया। तब तक MIM में एंट्री नहीं हुई थी? ऑफिशियली एंट्री नहीं थी, लेकिन अनऑफिशियल में था उस यानी तब तक आप कांग्रेस में ही थे उस टाइम? हाँ। ठीक है। तो 2019 में आपको बॉम्बे का सदर बनाया सदर बनाया गया। उसके बाद तो वहाँ से जर्नी मेरी शुरू है, MIM की जर्नी शुरू। 5 साल तक मैंने ऑफिस का बहुत अच्छा ख्याल रखा, डिस्ट्रिक्ट बनाया, तालुका बनाया, वार्ड बनाया। ये 2014 से 2019 वारिस पठान जो आप उनके अंडर में ही रहे थे, मतलब MLA रहता है, आपको कोई पोस्ट नहीं मिली, कैसा था आपका MIM से ताल्लुका वारिस पठान? नहीं, मेरे को देखिए, मैं खुद नगर सेवक था और मुझको उसकी ज़रूरत नहीं थी। मेरे इलाके के लिए सफिशेंट था मैं। उसको ज़रूरत पड़ती थी मेरी, मैं मदद करता था उसकी ना। जैसे मेडिकल कैंप करूँ मैं तो अपना बोर्ड लगा दे मेरा भाई, तो करता था, काम किया मैंने। और इलाका मेरा है, मोहल्ला मेरा है, गली मेरी, घर मेरा है ना। तो 2019 में फयाज अहमद को भी नहीं देखे, उन्होंने वारिस पठान को ही क्यों ऐसा फैसला लिया? असद साहब एकदम लड़ गए थे कि वारिस को ही दूंगा, और उन्होंने आके नहीं, मेरे वो बात वो नहीं थी। असद साहब ने पहले जुबान दे दिया, मैं अप्रोच करने में लेट हो गया। असद साहब ने पहले जुबान दे दिया था, मैं अप्रोच करने में लेट हो गया, वो सूरत हुई मेरा भाई जी। हाँ। अच्छा, जब 2019 में बाइकल्ला की बात चली तो बाइकल्ला में सबके खिलाफ, यानी पूरे वहाँ के लोग जो है वारिस पठान के खिलाफ, ये सब बातें तो असद साहब को भी मालूम पड़ी, और असद साहब को एक स्टेज पे आके जो है एक माफ़ी जैसा मांगना पड़ा। देखिए मेरा भाई, इंसान जब गलती करता है उसको स्वीकार करना बहुत जिगरे का काम होता है। और वो आदमी साफ सुथरा इंसान है। जब गलती हुई है तो उसकी तलाफी करना ये एक अच्छे इंसान की आदत है। और वो जो भी कहा सच कहा। आप CA NRC के दौरान जो है शाहीन बाग में आपका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। मैं वहाँ मौजूद था, हम कवर करते थे, गल न्यूज़ कवर करते थे, सब चले गए थे मगर फयाज अहमद वहाँ पर बैठा था, याद है आपको? मेरा भाई क्या हुआ था? मेरा भाई देखो, जो मेरी बहनें थी उनकी हिम्मत को सलाम, उनकी क़ुव्वत इरादी इतनी मजबूत थी, ना मैंने बिठाया, खुद से आकर बैठी हूँ और 65 डेज तक बैठी थी। हम लोगों ने अपने तौर से जो एहतमाम किया हम लोगों ने। मेरी एक ही सोच थी कि बॉम्बे बाग में जो बहनें बैठी हैं
पूरी कौम की नुमाइंदगी कर रही है, हम्म, पूरी कौम उनके साथ में थी। मैंने अक्सर ये बात मीटिंग में कहा कि मेरा भाई, मेरी बहनों को जब मैं बिठाया नहीं तो मुझको ये कहने का हक ही नहीं कि उठ जाओ। तो कौन लोग थे जो उठाने की बात कर रहे थे कि उठा दो उठा दो? वो सबकी पर्ची मेरे पास है, वो दे दूंगा आपको मैं। तुम्हारे वो पर्ची में तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, पर्ची तो हमारे पास भी रहती है। वही लोग थे, ठीक है ना, वो जो भी था। मगर ये बात तो थी ना कि भाई अब उठाया जाए, अब उठाया जाए। नहीं, देखो मैं हमेशा उसके खिलाफ था। जी, मैंने कहा कि जब तक क्या मेरी बहनें बैठेंगी कोई उसको उठा नहीं सकता। अगर उठाने की बात होगी सबसे पहले मेरे को फेस करना पड़ेगा। ये तो मेरी बहनों की जरूरत है जो आकर बैठी, बबांगे दुहल बैठी, बेखतर बैठी और बेखौफ बैठी। ये होता है मर्द मुजाहिदों का एक कौल। क्या पॉलिटिक्स थी वहाँ पर? देखिए, जब ये गंदी उस टाइम महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार थी, मेरा भाई वो चाह रही थी कि ये हाँ, नहीं, ये मुंबई वो- भाग उठ जाए। वो नहीं चाहती थी कि मेरी बहनें बैठी। मुसलमान लोग रास्ते पे आए। मैंने कहा जब तक कि मेरी बहनें चाहेंगी जब तक आप बैठे। उस टाइम आप एमआईएम में थे? हाँ, इमाम का अध्यक्ष था, हाँ जी। जैसे होता है। आपकी पार्टी से सपोर्ट मिला था कि नहीं वहाँ पर? नहीं, सपोर्ट पार्टी का क्या कॉल था? नहीं, बॉम्बे का अध्यक्ष था, मैं सपोर्ट क्या करनी होती ना। और वो लगा पड़ा था मैं तो उसके अंदर। जी, आप तो खुद आए, देखिए वहाँ जी, पर स्टेटमेंट लिया था मैं। तो क्या लगा जब उठा तो क्या लगा आपको? ऐसा नहीं नहीं, लगा? मैं तो उस वक्त अंदर हो गया था। मैं और शमशेर भाई जो है हमको पुलिस से अंदर कर दिया। दो ही दिन तुम बैठे थे? हाँ, हम्म, नहीं बैठे तो और भी लोग थे जो आपस मेरे में साथ बहुत लफड़े थे। भी हुए उस टाइम? नहीं, मेरा भाई, इंसान की अपनी नजरियात, अपनी सोच होती है। हम्म, मेरी सोच थी कि मेरी बहनें जब तक चाहेंगी बैठेंगी, कोई फोर्स करके उठा सकता नहीं। शमशेर पठान और आप जो है अंदर किए तो उसी टाइम उठ गया कि कैसा नहीं, था? उसके 2 दिन के बाद ये लोग उठा दिया। उसके अंदर एक कोरोना, सब में बड़ा इफेक्ट कोरोना का है। बहाना कोरोना का था मेरा भाई, लेकिन सबसे नहीं, मगर औरतें तो उसी बहाने पे उठी ना कि नहीं यार कोरोना लग सकता है। मेरा भाई उससे पहले से पुलिस वाले लगे थे उठाने के लिए। हम 2 वो आदमी, कामयाब नहीं हुए थे पुलिस वाले। मेरा भाई जहाँ तक कामयाबी नाकामी की बात है वो तो अलग बात है, हम्म, लेकिन इसके अंदर सबसे अहम रोल जो है हमारे मोहतसिम शोलकर, वो बंदा जो है हमारे ब्याह पर वहाँ खड़ा था। बराबर है। सब लोग भाग गए थे वहाँ से, चले कोई आदमी वहाँ मौजूद नहीं था। उनका मकसद हल हो गया था ना, 2 आदमी तो दोनों अंदर हो गए थे। हाँ, मकसद हल हो गया। सिर्फ डॉक्टर मुतशिम वहाँ पे मौजूद था, जिसकी मौजूदगी हमारी बहन ने अपना खेमा उठाया है। तो आपको दुख नहीं हुआ कि भाई ऐसे इस तरीके से उठ गया है, नहीं होना चाहिए था? क्या राय थी आपकी उस टाइम? देखिए, राय तो हमारी बेशक वही राय आज भी है कि किसी के फोर्स में उठाना गलत बात है, और डेमोक्रेसी का सिस्टम को हम लोग फॉलो कर रहे थे वहाँ पर। लेकिन हुकूमत जो है कोरोना का आड़ लेकर उठाने का प्रयास किया। आप फुटबॉल से भी बहुत जाने जाते हो, आपने आवाज़ लगाई थी खेलेगा तो बढ़ेगा, क्या था वो? नहीं, बचपन बचाओ। नहीं, और एक था खेलेगा तो बढ़ेगा बाइकल्ला या मदनपुर, ऐसा कुछ स्लोगन था आपका। हाँ, अब जहन में नहीं मेरे, लेकिन आज स्लोगन था, फुटबॉल में बहुत दिलचस्पी है और आपने नहीं, मैं एक वहाँ पर एक फुटबॉल जैसा एकदम माहौल बना दिया आपने वो मैदान में, क्या नाम है उसका? YMCA ग्राउंड, जिसका असल नाम मोहम्मद हुसैन हाँ। प्ले ग्राउंड है। ऐसा बताया जाता है कि फयाज भाई के कब्जे में है वो मैदान। नहीं, मेरा भाई, मेरा कब्जा नहीं, नहीं, मतलब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह। BMC का ग्राउंड है वो, और 25 साल से ज़मीन पर मैं बैठा हूँ मैं, लेकिन BMC अंडरटेकिंग है वो, समझे। लेकिन वो ज़मीन बहुत ही पाक है। पहले वो ईदगाह हुआ करता था हमारा, और पहले मैदान का नाम था इमली वाला। इमली वाला कि वह इमली का पेड़ था एक। अच्छा। हाँ, फिर तिनकुन्नी गार्डन के नाम से जाना जाता था। फिर ब्रिटिश लोग आए और YMCA ने टेक ओवर किया उसको। YMCA के बाद फिर मैंने टेक ओवर किया। जब से लेकर अभी तक मेरे आपको दिलचस्पी थी फुटबॉल में? मैं फुटबॉल दिलचस्पी नहीं थी मुझको, खाली खेलता था मैं। हाँ, फिटनेस बहुत जोश देखा गया था आपको टीम्स को लेके, नहीं, टूर्नामेंट कराने का बहुत ज्यादा था। मेरा भाई क्या है, ये फुटबॉल जो है ये मदनपुरी की पहचान है। जी, सही कहा। और हिंदुस्तान में ये वाहिद इलाका है मदनपुरा जहाँ से बड़े बड़े फुटबॉलर निकले। 16 इंडिया खेले प्लेयर हैं। जी, 500 से अधिक स्टेट खेले हुए, 200 से 250 बच्चों को मैं समझता हूँ रोजगार ये चीज़
सबको मालूम भी नहीं है। नहीं मालूम है, मेरे को रिकॉर्ड है ना। मुझे पता है। मैं WFA का प्रेसिडेंट था, तब रिकॉर्ड खंगाला था मैं। अभी तो और ज़्यादा हुए होंगे। तो जहाँ से 500 से अधिक लोग स्टेट को फुटबॉल खेले, 16 लोगों ने इंडियन टीम को फुटबॉल खेला है, वहाँ का म्यार क्या होगा। सही बात। इसीलिए फुटबॉल को चाहता हूँ। आपकी खुद की टीम थी कोई? है ना, क्या नाम है? टीपू सुल्तान स्पोर्ट्स क्लब एंड अकेडमी। क्यों सर टीपू सुल्तान नाम रखे? वो जब बाला साहब ठाकरे ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया टूसन के ऊपर, तो मैं टीवी बना डाल दिया, देखते किस पे ऑब्जेक्शन लिया? टीपू सुल्तान को उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था। हाँ, तो आपने 89 की बात है, उस वक्त की बात है, तो टीम बना के डाल दिया था हमने। अपने देखते हैं अपोजिट पर टीम डाल देना। पूरा महाराष्ट्र का दौरा किया हम लोगों ने, इंदौर वजह खेल। तो जब उस टाइम में अगर आप टीपू सुल्तान टीम से जाने जाते थे और जाते थे सब जगह महाराष्ट्र में, तो कोई अपोजिशन नहीं होता था टीपू सुल्तान? कोई नहीं। मेरा भाई महाराष्ट्र की जनता में ये भावना है ही नहीं। क्यों? आपने बोला कि बाल ठाकरे ने कहा था कि फिर मेरा भाई ठीक है ना, वो तो शहीद आजम है इस मुल्क का, जिसने मुल्क के खातिर अपनी जान की आहुति दी। हाँ, शहीद आजम है वो तो। उसके बारे में क्यों टिप्पणी करेगा कोई आदमी? जो लोग करते हैं, खुद को कभी तक पहुँच गए लोग। ये सिर्फ एक मानसिकता इनकी ख़राब है, जो ये खामखा जो है बवाल करते हैं लोग। तो 89 से टीम मेरे पास है। आज एकेडमी बनती है। तो कभी आपको ऐसा टीपू सुल्तान नाम की नहीं, कभी नहीं, कभी कहीं नहीं। मेरा कभी कुछ भी नहीं। मेरे पास जो बच्चे हैं 9 साल के, 10 साल के, 11 साल के बच्चे। आप अपने फॉलोअर बढ़ाते जा रहे हो पहले से क्रिकेट खेल के। नहीं मेरा वो 10 साल बाद इलेक्शन, अभी MP इलेक्शन तो आने वाला है, यही बच्चे मुझे वोट देंगे। नहीं, ऐसा कुछ इरादा है, प्लान है, मास्टर प्लान? मेरा भाई मेरी 9 साल के बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे, 11 साल बच्चे, ये बॉम्बे चैंपियन हुए हैं। मैं वो आके देखा, उसमें ट्रॉफी 100-150 ट्रॉफी जीते लोग बच्चों ने। मेरे पास 6 साल के बच्चों की भी टीम है, 8 साल के बच्चों की भी टीम है, 9 साल के बच्चों की भी टीम है, 10 साल के बच्चों की टीम है, 11 साल के बच्चों की टीम है, ऐसा 14 साल के बच्चों की टीम है, और उसके बाद फिर लीग में टीम है, ताकि स्टेप वाइज बच्चे। तो एकेडमी है ना, तो स्टेप वाइज मामला बनता है ना। तो एकेडमी जो इसके लिए मेरा भाई कि आज नशा जो है शहर में फैल रहा है, और बेइंतहा नशा जो है। मैं उस पर ही आ रहा हूँ फैज भाई। एक वक्त था जब आपने और आपके बच्चे लोग ने जो है कब्रिस्तान में जो ड्रग्स होता था, आप लोग ने लाइव रेड मारा था और बहुत सारे लोग पकड़। ड्रग्स के बारे में आपकी मुहिम जो है बहुत सराहनीय थी कि आपने बिंदास जो है अपने बदन का, अपने जिस्म का, अपनी ताकत का, अपनी पहलवानी का पूरा फ़ायदा उठा के आप जो लोगों को लेके घुसे थे। तो मेरा भाई मैं आपको बताऊं, मैं इससे पहले ब्राउन शुगर के लिए जी वो 85 में मूवमेंट चलाया था मैंने। बहुत गंदा था। जबकि मेरे इलाके में बहुत ज़्यादा ब्राउन शुगर था। मेरा एक दोस्त प्रिंस नाम का था, मास्टर कॉलेज का था। मैं पहले के ऑफिस में बैठा हुआ था, फ़ोन आया पुलिस वाले का, बोले तुम्हारा कोई दोस्त है बॉम्बे सेंट्रल की फुटपाथ पे पड़ा है चौकी के पास, तो वो आपको बुला रहा है। उससे नंबर मेरे को दिया कि आपको फ़ोन करो। मैं बोला कौन है यार? बोले जाके देख। क्या? मैं देखूँ तो एक मैला कुचेला कपड़ा पहना हुआ, जो मैंने दोनों से वैसी ड्रेस में, बाल बिखरे हुए, दाढ़ी चेहरे पे, दांत घसा हुआ, आंखें अंदर, समझे ना, पड़ा हुआ है वो, समझे ना। जब मुझको देखा बोला छोटे। बोला कौन? मैं प्रिंस। बोला कौन प्रिंस? मास्टर कॉलेज। अरे बस तू यहाँ क्या कर रहा है? बोले बचा ले भाई मेरे को, मेरे से सांस नहीं हो रहा है। क्या हुआ क्या तेरे को? बोले कुछ नहीं हुआ मेरे को, वो खाली पूरी रहता था मैं, उससे मेरे को हो गया। अब्बा मैंने घर से निकाल दिया मेरे को। कोई नहीं मेरा भाई, बचा ले मेरे को, बचा ले बोलते बोलते उसकी रूह निकल गई मेरे हाथ में। 85 की बात है। फिर मेरी खोपड़ी घूम गई। तदफीन होने के बाद मैं मोहल्ले में निकला। जितने भी लोग ब्राउन शुगर बेचते थे सबको मारना शुरू किया मैंने, क्योंकि और बच्चे बच जाएं, नस्लें तबाह ना हो। पूरा मोहल्ला मेरे साथ में आ गया।
वहाँ मदनपुर से लेकर कमाटीपुरे तक और छोटी जो कब्रस्तान है वहाँ तक मैं घुस गया। वो तो अभी ये मैं हाल फिलहाल की बात कर रहा मैं बोल रहा हूँ ना आपको, हूँ। वो एक दौर था जिसके अंदर मैंने अपने बल का इस्तेमाल किया, दोस्तों का इस्तेमाल किया, समाज को बचाने के लिए, नई नस्लों को बचाने के लिए। नस्लें ही कौम चलाती है, मुल्क चलाती है। उस वक्त मैंने पूरा साफ किया। उसके बाद महकमे की तरफ से बहुत प्रेशर आया। फिर मेरे अब्बा जो है वो बाबूराव भापसी के पास गए, बोले ऐसा ऐसा काम चल रहा है। बोले बाबू फैयाज साहब थोड़ा सा, बोले मैं देखता हूँ। वो मामला फिर जाके इंटरफेयर किए, तब जाके मामला शांत हुआ। इसके बाद जब मैं नगर सेवा शांत था तो ये 2016 15-16 के अंदर ये आया, एमडी आया। एमडी जब आया तो उसके ऊपर कोई केस नहीं बन रहा था। एमडी बेइंतहा चल रही थी, पकड़ों में, पुलिस के दो में छूट जाए। तो एक अधिकारी मुझको मिला जो हैंडीकैप था। उसने बोला फैज ऐसा नहीं चलेगा, इसको कायदे में तब्दील करना पड़ेगा। तो उस अधिकारी ने अपना सेटअप लगाया, पेपर वर्क किया और इसको डलवाया नशे की शैली में। जब नशे की शैली में आया ये, तब मैं घर बैठा। लेकिन उससे पहले 180 रात जागा हूँ मैं मदनपुरे के चौराहे पर। और मेरे घरों की जो मेरी माँ बहनें हैं उनकी दुआएं साथ में थी, नौजवान साथ में था। और पूरे इलाके से मैंने सफाई किया था। मैंने एक आपकी ऐसी भी छवि थी कि फयाज भाई एक थोड़ा सा दादा टाइप में थे। और देखिए वो जो लोग हैं ठीक था, छवि और दादा अगर होता आपके साथ, नहीं ऐसा कुछ पहलवानी भी थी। अगर वो छवि का होता तो मैं नगर सेवक नहीं बनता, मैं आमदार नहीं बनता। मैं 3 मरतबा नगर सेवक था मेरा भाई, आमदार था मैं। आप जाके किसी पूछ लें आप ना कि दादागिरी उन्हीं के साथ किया जो दादा थे। जो जुल्म जालिम के साथ मैंने बाकायदा तौर से उनसे मैंने पंगा लिया है। एक दौर था जब फयाज अहमद आवाज़ उठाता तो पूरा मदीना पूरा उसके साथ हो जाता था। आज भी वही है। तो क्या वही लहर अब रहेगी? वही आप रिजल्ट देखिएगा ना, आप रिजल्ट देखिएगा। चलिए आते हैं मेन पार्ट पे, जो लोगों को इंतजार है इस बात का फयाज भाई कि क्या हुआ था। यहाँ पर इम्तियाज जलील आए, अहमद बलाला साहब आए, आप वहाँ पर आए, क्या वो जो स्टोरी, एक्चुअल स्टोरी क्या है? स्टोरी कुछ भी नहीं मेरा भाई, समझे ना, ये कम्युनिकेशन गैप है। नहीं, मैं आपको बता दूं कि पहले ऐसा बताया गया था कि भाई फयाज भाई को टिकट का अनाउंस होएगा, बराबर। जब ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू हुई सब मौजूद था, हमारा तो लाइव था, उन्होंने आपको पद से हटा दिया। वही कह रहा हूँ, कम्युनिकेशन गैप हो गया। ये बात मैंने अकबर भाई के सामने रखी है। आएंगे अकबर भाई के, पहले इधर की बात करते हैं, अकबर भाई तो आएंगे, अभी तो पहले बॉम्बे की बात करें। उसी चीज़ को लेकर अकबर भाई ने मुझको बुलाया था जी, जब मैं पार्टी के पद को छोड़कर टिकट रिफ्यूज करके। मैं वही बता रहा हूँ कि उस टाइम बात क्या हुई थी आपसे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। भाई देखिए, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी थे जी, मैं थोड़ा लेट पहुंचा और लेट डायरेक्ट आया तो मैंने क्या बोला उसको अभी मालूम पड़ा। अगर पहले से क्या उम्मीद थी आपको, क्या उम्मीद थी कि आपका नाम डिक्लेयर होएगा? मेरा भाई तो मेरा तो नाम डिक्लेयर पहले से था ही। मेरी सीट का मामला था वो पहले से डिक्लेयर। किससे बात हुई थी आपकी कि आपको सीट देंगे? मेरा भाई अफसर साहब ने खुद बोला था। मेरा नाम सफ़ी अव्वल पे था यहाँ पर, लेकिन पद का मुझको नहीं पता। मुझको इतना इंटीमेशन थी कि कुछ चेंज होने वाला है। तो मैंने कहा कि इम्तियाज़ भाई अभी 15 अगस्त है, अपन 15 अगस्त के अंदर थोड़ा सा खेलते हैं, तुमसे बड़ी रैली निकालूंगा मैं। तिरंगा रैली आपने निकाल के दिखाया? निकाला मुझसे बड़ी निकाल बताया मैंने, और तरीके बैठ के बात कर लेंगे अपन ना। तो क्या वही मैं इसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आपकी क्या इम्तियाज भाई से बात ही नहीं हुई मेरी ना। मैं आपको नहीं लगता कि उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था इम्तियाज अहमद बलाला साहब को आपके कि फयाज एक ऐसी बात है हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बोलेंगे? देखो वही थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप था, समझे ना। आज कम्युनिकेशन गैप खत्म हो चुका है, सब सच बातें सरल हो चुकी है मेरा भाई।
वहाँ पर ये अनाउंस हुआ था कि फयाज़ अहमद को हम जो है यहाँ से जो है मुंबई प्रेसिडेंसी से हटाया जाता है, और एक वजह दी गई थी। मैं हमेशा असद साहब से भी मैंने ये सवाल हाँ, किया पता प्रेस है कॉन्फ्रेंस में कि आप जब बोलते हो कि भाई महाराष्ट्र की जो सीट है मुंबई अध्यक्ष एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो फिर आपने फयाज अहमद को हटा दिया और आपने वही जिम्मेदारी दे दिया लश्करिया को, और लश्करिया को भी आप टिकट दे दिए, तो ये दोगली पॉलिसी कैसे हो गई? देखिए मेरा भाई, ये दोगली पॉलिसी नहीं है। क्यों आपको हटाया? बोले भाई आपको रीजन तो मेरा- यही दिया ना मेरा भाई, मैं- अगर रीजन मैं- कोई दूसरा नहीं, देता। 5 साल तक मैं ऑफिस चलाया, मैंने उस ऑफिस के लिए अखराजात कहीं से नहीं लिए, जो जेब गरबा में थे वो लगाए मैंने। और मैं खुद चाहता था कि पद जो है किसी दूसरे को दे दिया जाए, लेकिन तरीक़ेकार गलत अपनाया गया वहाँ पे। और ये जो अधिकार जो है असद साहब का अधिकार है, किसको रखना है किसको नहीं रखना है वो रखेंगे मेरा भाई। अच्छा, उस टाइम आप बहुत गुस्सा हो गए थे और आपके लोग भी जो है बहुत चिल्लम चाली के एमआईएम पे आरोप लगाने लगे आपने कि एमआईएम बी टीम है, बी टीम है, इस टाइम मैं छोड़ दे रहा हूँ। आप कैसे करेंगे? आप बी टीम के, तो देखिए बी टीम जो आप है बी टीम के कैंडिडेट बन गए क्या? नहीं मेरा भाई, बी टीम मैंने असद साहब को नहीं कहा। एमआईएम बी टीम है? नहीं, असद साहब को मैंने कहा कि सिस्टम के अंदर कुछ लोग गलत आ गए। अगर कुछ का मतलब वारिस पठान? नहीं, वो बात मैं नहीं करता मेरा भाई, और न किसी का नाम लेता हूँ मैं। जो नाम लेना था मैंने अकबर साहब के सामने नाम लिया है, और उसके ऊपर मुझको कहा है कि हम जो है चुनाव का उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, और बाकायदा सभी लोग बैठे थे, सबके सामने मैंने कहा कि भैया ये मसला है, समझे ना, इस मसले को हल नहीं, करें। हम वहाँ थे कि आपने वहाँ से उठ के चले गए और लाइव चल रहा था, सब गर्मा गर्मी भी ऐसा हुआ, फिर आपने स्टेटमेंट दिया हमारे इंटरव्यू में, कहा कि बीटी में ऐसा है, ये सब हो गया। वापस बैक टू पवेलियन कैसे आया वो पूछा ना, वो कि आपको कॉल आया वहाँ से कि आप खुद गए? मेरा भाई तैयब भाई जो अकबर साहब के बहुत करीबी आदमी, वो आके बैठे थे यहाँ पर, समझिए 5 दिन से बैठे थे यहाँ पर, और कह रहे थे अकबर भाई ने आपको बुलाया है। अच्छा, वो बता रहा है। हमारी जानकारी के हिसाब से है कि आप जो है सब जगह गए टिकट लेने के लिए कि भाई मैं एमआईएम में नहीं हूँ। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, मैं मुझको चुनाव लड़ना ही नहीं था। ये फैक्ट है। मैं शांति से अपने दफ्तर में बैठता था मैं, क्योंकि अल्लाह मुझको 55,000 रुपये पेंशन के दौर पे मुझको अता करता है, तो मैं समझता हूँ कि 55,000 रुपये मुझको नौकरी है, अल्लाह ने दी है कौम की खिदमत करने के लिए। मैं उसी में खुश रहना चाहता था। नहीं, उसको एक बात लड़ने भी का- आई थी कि हाँ। आप जो है आपको ऐसा था, एक बात चल रही थी कि भाई फयाज अहमद को ऐसा था कि अगर शिवसेना कैंडिडेट देती मुस्लिम, नहीं, वो बात की बात है, हाँ, वो बात मैं की वही नहीं आ है। रहा हूँ। हाँ, वो बात की बात है मेरा भाई। मैं जब ये अनाउंसमेंट हुआ चुनाव का, तो मुझको सब लोगों ने ऑफर दी कि मेरी पार्टी में आ जाओ। कौन कौन बोले ना? अभी तो सब सब खुला सब ही है। नहीं, सभी पार्टियां, शिवसेना सभी पार्टियां ऑफर दी थी मुझको। शिवसेना तो उनके कांग्रेस वाले को भी मुस्लिम को नहीं दे रही, तो आपको किससे ऑफर दी? मेरा भाई, मैं कभी आएगा तो आपको बताऊंगा मैं। सभी पार्टियों ने मुझको ऑफर भेजा कि हमारी पार्टी में आ जाओ। मैंने कहा मुझको किसी पार्टी में इंटरेस्ट नहीं है, आप आए, बैठे, चाय पिए, हाँ, और सोते लें आप। मेरा दिल बहुत हो गया, समझा ना। मुझको भी कहीं पे कोई कदम उजले काम नहीं करना, बोझ उठाने काम नहीं करना है। उस वक्त तैयब भाई आए। तैयब भाई के आने से पहले ये मामला चल रहा था लोग का इंडिया अलायंस का। तो मैं सभी लोगों से बात किया कि बोला इस बार जो है आप किसी भी मुसलमान को टिकट दें। आप पहला नाम फयाज अहमद का? नहीं, मैंने बाज़ाब्ता कहा कि मुझको टिकट नहीं चाहिए। उसका गवाह भाई जगताप से खुद पूछ लेना। मुझको टिकट नहीं चाहिए, किसी भी मुसलमान को दें आप, जैसे कि अबरानी हुए, शमीम हुआ, डॉक्टर मुतशिम हुआ, हाँ, और भी जो लोग थे
उनको दी। वो जो 14 लोग के नाम थे उसमें से आपका नाम, वो जो 14 लोग थे, अशुभ अबरानी, कांग्रेस के ही 14 लोग वहाँ से टिकट मांग रहे थे। नहीं, मुझको मतलब मुझको लड़ने नहीं था मेरा भाई, तो मैं चाहता किसी एक आदमी को टिकट दिया, समझे? यानी आप कांग्रेस को सपोर्ट करने तैयार थे? भाई कोई पार्टी में नहीं था। अगर अशुभ अबरानी को टिकट मिलती तो आप सपोर्ट कर देते? हाँ मैं तो करता हूँ। अच्छा, मेरा यही मकसद है मेरा भाई, क्योंकि असेंबली की ज़मीन पर मुसलमान जाना चाहिए। आज जो है लड़ाई इक़्तिदार की लड़ाई है, वजूद की लड़ाई है, उसकी पहचान लड़ाई है। 47% मुसलमान है यहाँ पर, तो वजूद हमारा है ना। हमने ये ऑफर डाला इंडिया अलायंस को, चाहे वो सेना हो चाहे वो कांग्रेस हो, इलाकाई तौर पर जो शख्स आपकी पार्टी में, उसको टिकट दें आप, और जिता के लाने की गारंटी मैं लेता हूँ ना। मैंने बसाता खुद ये कहा है कि जिता के लाऊंगा मैं, और अगर नहीं दोगे आप तो फिर मैदान में तुम्हारे सामने मैं रहूँगा। उसकी वजह भी है कि पार्लियामेंट के चुनाव में पूरी कौम सिमट के एक आदमी को साथ दी, जबकि उस आदमी को, उस टाइम आपने क्या किया था, किसको सपोर्ट? मैं इमाम का अध्यक्ष था, मैंने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया यहाँ पर। सबको कहा कि इंडिया अलायंस का सपोर्ट करो, मैं नाम ही लिया, सेना का काम करो आप, इंडिया अलायंस का सपोर्ट करो। अगर मैं असद साहब ने बोले थे ऐसा बोलने को कि वो आपकी मर्जी थी? वो मेरी मर्जी थी। असद साहब ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया? कोई ऑप्शन नहीं लिया मैंने, कोई ऑप्शन नहीं लिया। मैंने अपनी मर्जी से जो है मुंबई शहर में काम किया। शिवसेना को आपने वोट दिलवाए? मैं दिलवाया ना, मैं इंडिया अलायंस को दिलवाया। यानी एक लहर चली थी, वो तो एक लहर थी कि भाई मेरा भाई हमको ख़त्म करना था, समझे ना, इसके लिए हम लगे थे चक्कर में जी। अगर हम चाह लेते लड़ना तो यहाँ से जीतना नामुमकिन था के लिए। अच्छा फैज भाई, एक बात बताइए, आपका वहाँ से हटना, ये होना, फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें बाद में भी, अचानक एक दिन ऐसा आता है कि आपकी फोटो आ जाती है अकबर अबू-ओवैसी के साथ। ये क्या, ये कौन सी पॉलिटिक्स थी? वही तो बात बता रहा हूँ आपको। वो पॉलिटिक्स कौन सी थी कि अचानक ही? मेरा भाई जब यहाँ तैयब भाई आए, 6 दिन तक बैठे थे यहाँ पर, तो मोइन मियाँ के पास गया मैं, बोला हजरत तैयब भाई आए हुए हैं, वो कह रहे हैं हैदराबाद चलिए, मैं क्या करूँ? बोले फैज जाना चाहिए आपको, बात करने में गुरेज नहीं है आपको ना, आपका मत जो है वो ठीक है ना, लेकिन इखलाक की बुनियाद पर आपको जाना चाहिए। तब यहाँ से मैं गया। ठीक है, फिर वहाँ जब पर मैं यहाँ गया, वहाँ से वहाँ गया, तो पूरी मंडली बैठी हुई थी वहाँ। कौन कौन था? अब उसका नाम नहीं लूँगा मैं वो था, इंटरनल मैटर था वो, वहाँ सब बातें हुई। जाहिर बात है बलाला साहब, 2.5 घंटे तक का, बलाला साहब और वो तो हो गए इम्तियाज जलील, ठीक है। क्योंकि उनसे ही नाराजगी थी। 2.5 घंटे तक बैठे थे हम लोग, और बहुत खुशगवार माहौल में बातचीत थी। और अकबर भाई ने कहा कि अगर आप लड़ोगे तब मुंबई आऊँगा मैं। अरे वाह। अकबर भाई आप लड़ोगे तो मुंबई आऊँगा मैं। अच्छा, सबसे नहीं बात थी कुछ? असद साहब ने अकबर भाई को यहाँ का इंचार्ज बनाया है, समझे ना। उन्होंने कहा आप लड़ोगे तो मैं आऊँगा मैं। तो मैंने उनसे कहा कि सर एक बात है, मैंने वादा किया है इंडिया अलायंस से कि अगर इंडिया अलायंस किसी मुसलमान व्यक्ति को सीट दे देगी तो मैं उसका काम करूँगा। एक ईमानदारी से बात पूछूं, जवाब दोगे? अगर इंडिया अलायंस से कोई मुस्लिम खड़ा होता, जैसे अबरानी हो जाता, मैं ड्रॉप और यहाँ की मेरा सवाल आगे बात है, और सामने आपको यहाँ पर बोला जाता कि आप इमाम से खड़ा करो, तो फैज अहमद क्या करते? नहीं खड़ा होता। पक्का? नहीं, ठीक मैं ज़ुबान का पक्का हूँ। मैं ये बात अकबर भाई को मैंने बोला। ठीक है, फिर? कहा ठीक है बोला। जब एक आदमी इतना बड़ा दिल दिखा रहा है अपने को, कैसे इनकार करोगे आप? तो अकबर भाई ये नहीं बोला कि आपने हमारे को बी टीम बोला, ये बोला, ऐसा कुछ बात नहीं? कुछ नहीं बोला। जब पार्टी है, कुछ समझ में नहीं नहीं, आता मेरा कि भाई सवाल पर जब आप उन पे इल्जाम लगा चुके हो, फिर मेरा वो भाई, आपको बुला मेरा रहे। भाई जो बातें मैंने की उसको साबित भी किया उनके सामने। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं इमाम को लगा यार अभी फयाज भाई बागी हो गया है, तो क्यों ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना कैंडिडेट वहाँ पर जीतेगा नहीं, इसलिए इसी को वहाँ पॉलिश कर दो, ऐसा कुछ? ऐसी कोई बात नहीं थी मेरे भाई। और मैं इंतकामी कार्य पे यकीन नहीं करता हूँ मेरा भाई। किससे इंतकाम लूँ? अपनों से इंतकाम लूँ? नहीं, ऐसा वो पार्टी सोचेगी, आपकी सोच नहीं है, उनकी सोच। नहीं, वो भी जानते हैं कि मैं कभी किसी भी अख्तलाफात की राजनीति पर यकीन नहीं रखता हूँ। समझे? और मेरा मोहल्ला है,
कुछ भी नुकसान होगा तो यही तो मेरा उनको नुकसान मालूम, यही तो नहीं, कुछ भी नुकसान होगा यही मेरा तो होगा एमआईएम ना। वाले को मालूम पड़ेगा भाई ये मोहल्ला फयाज का है। नहीं मेरा भाई, ये मोहल्ला मेरा है, बिल्कुल मेरा है। तो मैं इस बोलते हैं ना मोहल्ले का क्लास हूँ। में जो सब में नटखट बच्चा रहता है उसी को मॉनिटर बना दो तो क्लास सुधर जाती है। मेरा भी जब नटखट था तो बात और नहीं, थी। मतलब अभी इस पर- नटखट नहीं हूँ मैं, मेरे पोते हो गए 3-3 4-4 पोते। एक छोटा सा सवाल है कि एक आदमी फयाज अहमद जो है एक पार्टी को बोलता है बी टीम में, फिर वो पार्टी उसको नज़रअंदाज करके अकबर भाई आपको बुला के, अकबर भाई की हम भी बहुत इज्जत करते हैं, हमारे से भी बहुत उनके बहुत अच्छे प्यारे रिलेशन है, इंसान, बहुत बहुत प्यारे इंसान हैं, और जो तरह से बताया जाता वैसे तो बिल्कुल ही नहीं है माशाल्लाह। जी नहीं, जी नहीं। तो हमारी भी मुलाकात हो चुकी है बहुत बार, और बहुत बार फ़ोन पे भी बात होती है, तो वो एक अलग शख्सियत है। तो वो उस जैसा आदमी आपको बुलाता है, समझाता है, और फिर बाद में आपको टिकट देता है। आपको टिकट देना मतलब वारिस पठान की टिकट काटना, देखिए, इसको कैसे लेंगे आप? नहीं मेरा भाई, हम्म। टिकट काटने की बात तो मेरे सामने नहीं हुई है। नहीं नहीं, ये तो सिंपल सी टिकट बात है देने ना। की बात है, जो है मेरी बात चली, मैंने अपनी जो बात रखनी थी रख दी, हम्म। उसके ऊपर फैसला जो है चुनाव के बाद होगा, समझे ना। जो मेरे ख्यालात थे आज भी वही ख्यालात थे, मैं अपने सवालों से पीछे नहीं हटा हूँ, लेकिन सवाल मैंने डाल दिया है अकबर साहब के सामने, और मुझको यकीन है कि सवालों का हल चुनाव के बाद क्या हो सवाल जाएगा। था आपका? नहीं वो नहीं बता सकता, क्योंकि वो वारिस पठान के रिलेटेड? नहीं नहीं ऐसे आपके आपको दिया टिकट इसलिए वारिस पठान को भिवंडी में भेज दिया गया, जो उसका इलाका ही नहीं, जो उसको। मेरा भी लगा कहाँ तो था, इसमें पांडा फयाज से का यहाँ हाथ पर आया था है? मेरा। फयाज का हाथ है? नहीं नहीं मेरा भाई, वो कुछ वैसे तो होएगा भाई, नहीं, तुम्हारा नहीं कुछ वक्ती तकाजा होगा उसके अंदर, और जो पार्टी का है वक्त आपके साथ है। वक्त तो मेरे साथ हमेशा रहा मेरा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का एहसान है, हम्म। अल्लाह का एहसान मेरा भाई, यहाँ पर रब का करम है। तो यानी अभी भी कुछ सेटल होना बाकी है इलेक्शन के बाद। जो बातें थी वो मैंने अकबर साहब को बता दी, और मुझको भरोसा है कि उसके ऊपर जल्द से कार्रवाई होगी। यानी फयाज भाई की डिमांड पड़नी है कि वारिस पठान पे कार्रवाई हो। नहीं भैया, ये तो मैंने जो बातें हुई, क्या हो गया तो वारिस पठान और आपके बीच में, मतलब ऐसा क्यों था? नहीं मेरा दो महल भाई- में एक तलवार नहीं नहीं, दे सकती थी? देखिए मेरा भाई, हर इंसान की अपनी सोच होती है, वो अपनी सोच का मालिक है, मैं अपनी सोच का मालिक हूँ। नज़रियाती इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन जब एक पार्टी में रहते हैं तो नज़रियाती इख्तलाफात को दरगुजर करना पड़ता है अपने को। अच्छा, अभी जैसे कि एक नेगेटिविटी थी एमआईएम के बारे में, किसी को भी लेके, वारिस पठान को लेके 2019 में असद साहब ने खड़े रह के वहाँ पर अपने लोगों की गलतियों की माफ़ी मांगी, और बाद में ये नेगेटिविटी जो चल रही है, और बीच में अभी ऐसा हो गया, आपको हटा दिया गया, ये हो गया, एक नेगेटिविटी को आप इसको, इसका खामियाजा आपको आपके इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। देखिए, जो सियासी जमातें होती हैं, ये सब चीज़ें सियासी जमात का हिस्सा है। आज कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं है, सेना में नहीं है, भाजपा में नहीं है, हर पार्टी के अंदर कुछ लोग नेगेटिव सोच रखने वाले लोग होते हैं। सलाइमान पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं, और उनका मुखालफत हम भी करते हैं, वो लोग भी करते हैं। हाँ, उसमें तो कोई बात नहीं मेरा। अच्छा, अभी जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पर बहुत घमासान चल रहा है, एक तरफ शिवसेना की, शिंदे ग्रुप की, बीजेपी गठ की, जो है लास्ट इलेक्शन में यामिनी यादव है, दूसरी तरफ आप ही के लोग आपके सामने हैं, जैसे अभी एक शमीम अख्तर ने तो जो है एमवी की लहर से एमआईएम कैसे निकलेगी, बचेगी? मेरा भाई, ये दोनों एक ही है। एमआईएम नहीं, ये दोनों एक ही है। वो दो क्या? दोनों सेना, शिवसेना और सेना, अच्छा शिंदे और दोनों एक ही है। हम्म। इस चुनाव के बाद एक ही खेमे में जाएंगे लोग। मगर आपने तो कहा ना कि आपने इनको खुद वोट दिलाया इंडिया अलायंस को। इंडिया अलायंस की बात किया मैंने, मैंने सेना की तो बात उसमें तो नहीं सेना ही खड़ी थी ना, की। वो सेना, कांग्रेस, समाज, सब पार्टियां थी उसका। अभी भी इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंस की बात, मैं यहाँ पे बात सेना की कर रहा हूँ। मैं हम्म। सेना के हक वो में भी तो अलायंस है ना। सेना के हक में टिकट आई है। हम्म। मेरा एक ही बोलना था कि किसी भी मुसलमान को टिकट दो आप, और मुसलमान जब जीतेगा तो हिंदू मुसलमानों के बीच में जो गैप है वो ख़त्म होगा, हिंदू वोट डालेगा। अच्छा, ये मुसलमान लोग कहते हैं कि मुसलमान को वोट दो, टिकट दो, तो एक तरफ से जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी वो नाराज नहीं होती कि यार ये बार बार ये हिंदू मुस्लिम की टिकट मुसलमान क्यों मांगते हैं? मेरा भाई, ये बातें आप सोचते हैं, नहीं, काम ये दूसरे लोग। बातें आप सोचते हैं मेरा भाई। मुसलमान तो बेचारा है, कमज़ोर है, लाचार है,
समझे ना, मुसलमान बेबस है, हम्म, इसको हमेशा नेताओं ने लूटा है, हम्म, ज़ैल ख्वार किया है। आज की तारीख में भाई कल्ला काशी किसी में अपना हक व अधिकार मांगेगा नहीं, छीनेगा, और 20 तारीख के बाद देखिएगा। क्या आपको क्या लगता है बाइकल्ला कॉन्स्टिट्यूंसी की महायुति, एमवीए, मीम, ये सब खिचड़ी है? अभी भी समाजवादी भी उतरी हुई है, सईद खान साहब है। वो मेरे क्या? भाई हैं, दोस्त हैं, समझे ना। और जब एक घर में रहते हैं, वो सब साथ में रहते हैं मेरा भाई। ये तो वक्त बताएगा किसके साथ में कौन है, क्या है क्या नहीं। वक्त अभी नहीं है ना, वक्त अभी 10 दिन में मालूम पड़ जाएगा आपको। अच्छा, आपको ये पता है कि समाजवादी से यहाँ क्यों खड़ा किया गया? अब मेरा भाई है ऊपर की कहानी, मेरा भाई सब मेरे दोस्त हैं, 2 को छोड़कर। वही 2 का नाम तो है, एक का नाम तो हमको मालूम है, दूसरा कौन है? जो दोनों सेना है, हाँ, अच्छा, ये सेना। ये मेरे दोस्त नहीं है। अच्छा, जो मेरे मुल्क के दुश्मन है, मेरे समाज के दुश्मन है, मेरे सोसाइटी के दुश्मन है। यामिनी जादव का जो कैसा हिंदू लेते और हैं आपके मुसलमान। हल्के के? वो पहले बाइकल्ला से एमएलए रह चुके हैं, कैसा लेते हैं? मेरा भाई देखिए, इनकी सोच ही गंदी है। जो हिंदू मुसलमान को लाने की बात करें, यामिनी तो कभी ऐसा नहीं करी, वो मेरा तो भाई- पार्टी पे मेरा चल रही भाई, है। जब वो कहती हैं कि मुझको वोट दिया आपने तो वो भारतीय मुख्य प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा, तो क्या है उसका मतलब, क्या है मेरा भाई? आज देश की नीति और नीयत देख लीजिए ना आप। हम्म, मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर का मानने वाला हूँ, हम्म, उनके संविधान को लेकर चलने वाला हूँ मैं। हम्म, और वो लोग संविधान को ख़त्म करने वाले लोग हैं, संविधान के खिलाफ काम करने, सिर्फ नाम के लिए संविधान लेके चलते हैं। उनकी सोच में संविधान कहीं नहीं है, और मेरी सोच में संविधान सबसे परे है। संविधान है तो हिंदुस्तान है, संविधान है तो देश है, संविधान है तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब उसके अंदर शामिल है। ये देश संविधान के तहत चलता है। आपके कैलकुलेशन के हिसाब से कितने वोट चाहिए भी आपको बाइकल्ला से? कुछ तो कैलकुलेशन किए होगे ना? देखिए मेरा 45-42,000 हो जाएगा। 45-42,000 आपको उम्मीद है मिलने वाले? 100%। कितने वोटर हैं इधर बाइकल्ला में, टोटल वोटर? मेरा भाई 1,22,000 वोट से मुस्लिम है। तो सिर्फ आप मुस्लिम वोट पे ही हो? दलित भी है मेरे साथ। तो वही बोल रहा हूँ, परसेंटेज क्या है? मेरे पास दलित भी है, पारसी भी है, क्रिश्चियन भी है। वो तो आपने बताया ना, आपके घर में हिंदुस्तान है। सबसे बड़ा कमाल यही है। तो ये कमाल इलेक्शन में दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। और मैं सब अगर सब सब फैक्टर्स आपके और मैं ऐसा कहूँ कि आपके खड़े रहने से, मैं क्या पब्लिक कह रही है कि फयाज अहमद के कहने से, खड़े रहने से जो है वो बीजेपी को फ़ायदा होगा, यामिनी को फ़ायदा होगा, मुसलमान वोट करने के लिए खड़ा किया गया। इस इल्ज़ाम को कैसा लेते हो आप? मेरा भाई, जिसकी बात कर रहे हैं आप, एक मरतबा जिताया हमने एनडीए के नाम पर, एमएलए भी हमको जिता दे हम, फिर कारपोरेशन में भी जिता देंगे हम। मतलब हम क्या पोछा मारेंगे क्या घर में? हाँ, क्या मुसलमान से पोछा मारने के लिए है? आप एमपी लड़े या बने, एमएलए बने, नगर सेवक बने, हाँ? तो आप किस तरह से बोलते हैं कि मुसलमान सिर्फ आके पोछा मारे आपके यहाँ पर? हम भी इंसान हैं, हमको भी दर्द होता है, हमको भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल में सोचना है। और आज की तारीख में जहाँ 47% मुसलमान हैं, उसका भी हक है असेंबली के फ्लोर पर जाने का, उसका भी हक है नगर पालिका के फ्लोर पर जाने का, देश के संविधान में बैठने का। और देश का संविधान जहाँ से बनता है, जहाँ चलता है, वहाँ पर भी मुसलमान होना चाहिए। मैंने तो कहा था आप दो, लेकिन आपने नहीं दिया। आपकी मंशा साफ है कि मुसलमान को आप किस तरह से नजर देखते हैं कि मुसलमान सिर्फ वोट देवे, कभी इक़्तिदार उनको दोगे नहीं। अच्छा, आपने एमवीए को, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को जिताने की बात कही थी, मेहनत की आपने। जब ये लोग वक्फ बिल के टाइम पे सब उठ गए थे एमपी, तब आपको लोगों ने नहीं पूछा कि फयाज तुमने तो कहा था इसको वोट दो, अभी तो हमारे वक्फ बिल के टाइम पे ही उठ गए, चले गए? मेरा भाई, उसके खिलाफ सारा मुस्लिम समाज है। वक्फ बोर्ड का मसला मुसलमानों का मसला है। क्या यही मुद्दा आपका रहेगा चुनाव में? बिल्कुल रहेगा। और क्या क्या मुद्दे आपके? तो यही मुद्दे हैं, जो दिखता है वही बिकता है। डेवलपमेंट में कैसा है? मतलब फयाज भाई, अगर अभी एमआईएम और ये एकदम कम्युनल पार्टी की बात हो रही है, बाइकल्ला के डेवलपमेंट में फयाज अहमद के बारे में क्या है? सबसे बड़ी चीज़ है इस देश में महंगाई, एक सबसे बड़ा मुद्दा है।
है। ये एक एमएलए कैसे ठीक कर सकता है? ये तो कर ही नहीं सकता है कि एमएलए ठीक। मेरा भाई कम से कम, अब जैसे मैंने अपने इलाके में ड्रग्स को साफ किया, हम्म 80% साफ किया कि नहीं किया मैंने। हम्म। मेरे यहाँ पर YMCA ग्राउंड चले जाइए 7 बजे के बाद, 1000 बच्चे फुटबॉल टीम लेते हैं वहाँ। सही बात। 6 एकेडमी है और 16 फुटबॉल टीम। उससे महंगाई कैसे कम होगी? मैंने किया ना। हम्म महंगाई कम करने की बात मैं नहीं कर सकता हूँ, सरकार की नीतियों में तब्दीली लाऊंगा मैं, हम्म। तब ये काम होगा। आज के टाइम पे रोजगार नहीं है। मैं एक बात बोलता हूँ मैं, कि रोजगार के लिए क्या करेंगे आप? हम्म। मैं ये चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स कोटे के अंदर आप उसको बढ़ाएं, जी। 5% करें, ताकि बच्चे लोग फुटबॉल ज़्यादा खेलें, कोई भी बास्केटबॉल है, क्रिकेट हो, ज़्यादा खेलें, और उसमें कोटा जाएगा तो जॉब मिलेगा आपको। जॉब मिलेगा तो नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो घर में खाना चलेगा। जब तक अपने को पर्याय नहीं बनाएंगे, जब तक का कोई काम मदनपुरा के डेवलपमेंट के बारे में कुछ सोचा आपने? देखिए, ये जो मामला जो है सब पुरानी बीमार थे वहाँ पर। जब मैं था MLA तो उस वक्त मैं किसी को बोलता माड़ा से पैसा मत लो आप। अभी एक बिल्डिंग आपके यहाँ गिरी। जी, मैं गया था। माड़ा से पैसा मत लो आप, क्योंकि माड़ा से पैसे लोगे तो आपका भाड़ा बढ़ेगा। तो मेरे पेड़ के अंदर 10 लाख से लेकर 12 लाख रुपए मैंने अपने फंड से दिया और बिल्डिंग को रिपेयर किया। और ये बिल्डिंग का मसला जो है बहुत ही खतरनाक है, 100 साल पुरानी बिल्डिंग है। उसका धीरे धीरे विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। और क्या सोचा आपने बाइकल्ला के बारे में? देखिए, बाइक में सबसे बड़ा महंगाई का मुद्दा है, ट्रैफिक है, बेरोजगारी का मसला है, एजुकेशन का मुद्दा है, हेल्थ का मसला है। हर फैक्टर्स में काम की ज़रूरत है। आज नायब सुल जाइए आप, वो 1 विंडो पे काम ही नहीं होता है, आदमी परेशान हो जाता है। वहाँ पर इलाज होता है, लेकिन इलाज कराने के लिए जो आदमी तो खुद बीमार पड़ जाता है। उर्दू मरकज की जो पॉलिटिक्स थी उसके बारे में क्या कहना? ये दिखावा है किसका? सरकार का। कौन सी सरकार? भाजपा की सरकार। उर्दू जुबान को रोजगार से जोड़ो आप, अगर उर्दू को फरोग देना है आपको। जब जुबान को रोजगार जोड़ोगे आप, तब कौम में तुम्हारा वसाइल पैदा क्यों? ये तो उर्दू मरकज के लिए यामिनी जादव ने असेंबली में आवाज उठाई थी। दिखावा है मेरा भाई। उर्दू मरकज को उर्दू का फरोग देना है आपको, तो रोजगार से जोड़ो उर्दू को आप। नहीं, आपका क्या है? मरकज होना चाहिए बाइकल्ला में? मरकज होना चाहिए ना, उससे कौम का क्या क्योंकि फायदा? उर्दू जुबान जो एक पहचान है, जी जी। वो लश्करी जुबान है। मुसलमान और पंजाबी ने उसको अपनाया है, लेकिन उसकी मुखालफत करने में आज यही लोग जो उर्दू मरकज डालते हैं, उर्दू की मुखालफत करती हैं लोग। क्योंकि उर्दू जुबान जो है दिखने में अरबी की तरह है, लिखने में अरबी की तरह है। बराबर है। कंट्रोवर्सी चल रही थी क्योंकि यामिनी जादव ने नहीं, वो दिखावा है, जो है फंड वगैरह सब उन्होंने अरेंजमेंट किया। फरेब है, मैंने कोई फंड नहीं आया, मुझको नहीं पता, लेकिन ये फरेब है। अच्छा, ये फरेब है। और मुसलमानों को लॉलीपॉप देने का ये एक फरेब है। अच्छा, अभी बात दूसरी पे आते हैं। रईस लश्करिया जो है मुंबई प्रेसिडेंट है, फयाज अहमद के रिश्ते कैसे हैं उससे? मैं तो जानते ही नहीं, जानते ही नहीं। क्योंकि बिल्डर लॉबी का आदमी है। हाँ। और बिल्डर लॉबी से बहुत दूर रहता हूँ मैं। अच्छा, पार्टी लेवल का है, मुंबई अध्यक्ष है। मुंबई बने अध्यक्ष अभी बने हैं वो। कितने सारे एमएलए उनके अंडर में आते हैं। अगर जो अभी तो मेरा सामना एक ही मरतबा हुआ है। फिर भी इतने साल अब एमआईएम में थे, हम भी 2014 से एमआईएम को देखे। एमआईएम में जो है एक अकबर भाई, असद भाई, अभी फिलहाल इम्तियाज़ भाई के सिवा जो लीडरशिप जो है, जो लोगों कार्यकर्ता को संभालना, तो लीडरशिप नहीं देखी जाती। और ये बदनाम किया जाता है ऊपर से कि भाई हम 5 साल मेहनत करते हैं, वो आते हैं और बाद में उसको हटा देते हैं। मैं देखिए, मैं अपनी बात करता हूँ। जब मैं आया तब पार्टी में थे, लेकिन पूरा सिस्टम से नहीं थे। मैंने आते सर डिस्ट्रिक्ट बनाया, तालुका बनाया, वार्ड बनाया, कमेटी बनाया, ताकि फंक्शंस का प्रॉपर ढंग से हो। मगर एक ऊपर तो बात ऐसी की थी असद भाई और अकबर भाई के पास कि फयाज ने 5 सालों में कुछ काम नहीं किया है, तो ये कौन पहुंचा था? मेरा भाई मुझको पता नहीं, मुझको किसी ने बोला नहीं। अगर मुझको बोला सुना तो होता, हो गया आपने कि ये बात थी? नहीं, अगर मुझको बोला होता तो उसको जवाब देता उनको मैंने। डिस्ट्रिक्ट दिखाता, तालुका बताता, वार्ड दिखाता,
क्योंकि काम करने के लिए गया था मैं वहाँ पर। अच्छा, मैं पूछता हूँ, डायरेक्ट एक आखिरी सवाल कर देता हूँ, क्या फयाज़ अहमद की जीत हुई? पार्टी छोड़ के वापस आके टिकट ला के वही गढ़ में फयाज़ अहमद बैठा है, अकबर ओवैसी, असद ओवैसी साहब का भी वहाँ पर वो होना है। फयाज़ टच से मस नहीं हुआ है, बाकी जो मुखालिफत में थे वो यहाँ से बाहर चले गए। नहीं समझा नहीं क्या बोल रहे हैं आप। मतलब फयाज़ भाई की जीत हुई है इंटरनल पॉलिटिक्स में। देखिए ये अल्लाह की मर्जी में, अल्लाह मियाँ नहीं हूँ। इंटर पॉलिटिक्स, मेरा भाई इंटर पॉलिटिक्स क्या है मैं नहीं जानता। मैं स्ट्रेट चलता हूँ, सीधी लाइन चलता हूँ मेरा भाई। जो चीज़ गलत है गलत बोलूँगा, जो चीज़ सही है सही बोलूँगा मैं। एक आखिरी राउंड करते हैं, वक्त भी ज़्यादा हो गया है, बातें तो बहुत सारी है। हम आपको रैपिड राउंड लेंगे, हम आपको 2 जन का नाम लेंगे, सिर्फ एक आदमी का आपको नाम लेना है, कोई पॉलिटिक्स नहीं, ना दोनों बोलना है ना, समझे? शुरू करते हैं हमारा जो है रैपिड राउंड। असद भाई या अकबर भाई, दोनों में से एक का नाम लीजिए जो आपको ज़्यादा पसंद क्यों देख रहे हैं? मैं दोनों को नाराज़ नहीं कर सकता। मगर रैपिड राउंड में जवाब तो देना पड़ेगा। मैं दोनों को अच्छा, मैं अकबर भाई से अगर पॉडकास्ट लिया, नहीं मैं सुनिए दोनों को मैं आपका आज वादा करता हूँ, अगर असद भाई से मैंने पॉडकास्ट लिया या असद भाई से कभी मीटिंग हुई तो मैं जरूर पूछूंगा कि फयाज अहमद के वारिस पढ़ा दिया, मैं जरूर पूछूंगा, मेरा आपको वादा है। लेकिन दोनों ही बहुत ही प्यारे इंसान हैं। एक रैपिड राउंड है, कौम का दर्द दोनों ही रखते हैं। आपको लिबर्टी है, आप जो है वो कर सकते हैं। आपके बेटे में से सरफराज या फैजान? नहीं मेरा तो फैजान। देखिए फैजान, यस फैजान बड़ा बेटा है मेरा। चलो उसकी अच्छी बात है। मदनपुरा या बाइकल्ला? तो नहीं की मदनपुरा बोलो तो मेरी अपनी जान है। दोनों में से एक बोले, मदनपुरा या बाइकल्ला? मदनपुरा। अब बाइकल्ला से कैंडिडेट खड़ा होने वाला है, ठीक है ना मेरा भाई। तो दूसरे इलाके वाले बोलेंगे यार ये तो भाई, हमारा एमएलए बनने वाला है। जहाँ मैं पैदा हुआ अपनी जमीन को कैसे भूल सकता हूँ मेरा भाई मैं। अच्छा, बलारा साहब या इम्तियाज जलील? थोड़ा ऐसे ही सवाल रखना पड़ता है कि आदमी सोचे। इम्तियाज जलील। इम्तियाज जलील से, क्योंकि आपको सपोर्ट किया उन्होंने इसलिए। नहीं ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम भी रीजन नहीं पूछेंगे, हमारे कोई बात नहीं करना। अकबर साहब या बलारा साहब? नहीं। अकबर साहब यार। चलो मुस्लिम नेताओं की बात करते हैं। कांग्रेस के टाइम पे आप कांग्रेस में कौन सा नेता था जो आपको पसंद था ज़्यादा? ये था क्योंकि उस दौर में बहुत सारे थे नेताएं थे। कांग्रेस के टाइम पे कौन आपको ज़्यादा पसंद था? एक तो आपने बताया कि मुस्लिम नेताओं में कोई पसंद था मुझको। सबसे बेहतरीन आदमी कामत साहब थे, जो दुनिया में नहीं है। जी। यूसुफ अबरानी या अबू हाशिम आज़मी? यूसुफ अबरानी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से बात करने के लिए फैज़ भाई। अगर आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं, आप अपने वोटर्स को चाहिए तो आप अपील कर सकते हैं। दोस्तों ये रैपिड राउंड था, आज मैं यहाँ पर आया हूँ। उसके बाद आपको मुबारकबाद कि आपने नए सिस्टम का आगाज़ किया है और चुनाव से टाइम निकाल कर मैं यहाँ पर आया। काफ़ी अच्छा लगा कि मैं फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम बैठा हूँ यहाँ पर मैं, तो एक अजब सा एक फीलिंग आई है, एक जज्बात को बाहर आ गया, ठंडा भी किया गया, फिर कड़क बात भी की, नरम बात भी की गई। तो ये ज़िंदगी का सही मानों में यही हिस्सा है। आज चुनावी मैदान में हूँ मैं, और मेरे 40 साल का जो काम करने का जो तरीक़ा है, जहाँ तक भाई खल्ला के लोग हैं, अगर मेरी बातों से मुतमईन हैं, मेरी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं, तो 20 तारीख को आप एमआईएम पार्टी का मैं उम्मीदवार हूँ। पतंग निशानी है, उस पर मुहर लगा कर मुझको कामयाब कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। फैज़ भाई एक आखिरी सवाल वापस आया, आपने वो नाम नहीं बताया जिसके ऊपर आपको क्रश था। नहीं वो अच्छी बात है मेरा भाई। अब वो टाइम नहीं मेरा भाई, टाइम नहीं मतलब कोई था। तो दोस्तों ये था हमारा पॉडकास्ट। फयाज़ अहमद साहब आए हुए हैं यहाँ पर, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग हमारे पास आते हैं, आना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं कि फयाज़ भाई गली न्यूज़ के लिए एक सब्सक्राइब और लाइक की अपील कर दे कि हमारे चैनल का, अगर आपको मुनासिब लगे तो। बिल्कुल मेरा भाई, ऐसे चैनल्स को लाइक भी करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि हमारी आवाज़ को आप तक पहुँचाते हैं। जी। तो दोस्तों ये तो फयाज़ अहमद साहब। हमारे पॉडकास्ट कैसा लगा आपको? कुछ सजेशंस है तो आप बता सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लेके आएंगे, कुछ आइडियाज़ है तो आप बताइए। जब तक के लिए आप ऐसे ही अच्छे पॉडकास्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सलीम शेख, गली न्यूज़।